सो अब देखना नेक्स्ट टॉपिक जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज साइबर रिस्क? साइबर रिस्क क्या होता है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो साइबर अटैक क्या होता है। तो अगर साइबर रिस्क की बात करें तो यानी कि इंटरनेट की दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है, तो भैया इंटरनेट की दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क यही होता है कि एक हैकर आएगा और हमारे सिस्टम का अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेगा। एक हैकर आएगा और हमारे सिस्टम का क्या कर लेगा, अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेगा। और अनऑथराइज्ड एक्सेस लेकर क्या करेगा, वो कुछ प्रोग्राम में चेंजेस वगैरह कर देगा, मॉडिफिकेशंस वगैरह कर देगा, मे बी हमारे डाटा को डिलीट कर देगा, मे बी हमारे डाटा को डिस्ट्रॉय कर देगा, राइट। तो दैट इज द बिगेस्ट रिस्क एग्जिस्टिंग इन आईटी, दैट इज द बिगेस्ट रिस्क एग्जिस्टिंग इन आईटी, ठीक है। और इस रिस्क का नाम है यहां पे साइबर रिस्क, इस रिस्क का नाम है यहां पे साइबर रिस्क। तो देखना, अगर साइबर रिस्क की बात करें यानी कि अगर हम साइबर अटैक की बात करें तो साइबर अटैक करता कौन है, कुछ छोटी मोटी बातें जो आपको याद होनी चाहिए। साइबर अटैक करता कौन है, तो साइबर अटैक एक हैकर करता है। कौन करता है? हैकर करता है। बट आप हैकर वर्ड यूज नहीं करोगे, आप वर्ड यूज करोगे साइबर क्रिमिनल। क्या यूज करोगे? साइबर क्रिमिनल। तो साइबर अटैक कौन करता है सर? साइबर क्रिमिनल करता है। साथ साथ नोट डाउन कर लेना, साइबर अटैक कौन करता है? साइबर क्रिमिनल करता है। अब ये जो साइबर क्रिमिनल है ये साइबर अटैक कैसे करता है? बाय गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क। तो ये जो साइबर क्रिमिनल है ये किस प्रकार से साइबर अटैक करता है? बाय गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क। और ऐसा वो क्यों करता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू कॉज डैमेज, स्टील, एक्सपोज, ऑल्टर, डिसेबल और डिस्ट्रॉय डाटा, ठीक है। तो साइबर क्रिमिनल को क्या करना है? या तो डैमेज करना है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, हमारे नेटवर्क को, डाटा चुराना है, या फिर डाटा कहीं लीक करना है, ऑल्टर करना है, या हमारे कंप्यूटर के किसी फंक्शन को डिसेबल कर देना है। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ ए साइबर क्रिमिनल एंड दैट इज हाउ द साइबर क्रिमिनल वर्क्स। अब ऐसा क्यों करता है साइबर क्रिमिनल? मतलब क्यों, मतलब टू कॉज डैमेज, स्टील, एक्सपोज, ये तो समझ में आया, बट ऐसा भी क्यों करता है? या तो उसको मे भी पैसा चाहिए होता है, वो ऐसा करके हमें ब्लैकमेल करेगा, हमसे पैसे कमाएगा, या मे भी हो सकता है उसको हमसे दुश्मनी निकालनी हो, कुछ रिवेंज वगैरह निकालना हो। तो कोई भी वजह हो सकती है उसके पास, ठीक है, कोई भी वजह हो सकता है उसके पास। अब देखना, साइबर अटैक करने के ना बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप देखोगे तो साइबर अटैक के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है, आप गलती से वायरस डाउनलोड कर लेते हो, आप गलती से वायरस डाउनलोड कर लेते हो किसी सॉफ्टवेयर के साथ, और वो जो वायरस होता है आपके सिस्टम को स्लो कर देता है, आपके सिस्टम को हैंग कर देता है, कभी कभी आपका सिस्टम बंद हो जाता है। तो वो सारा क्या है? साइबर अटैक है, एक प्रकार का क्या है, वो सारा साइबर अटैक है। कभी कभी तुमने देखा होगा कि तुम्हारे पास मेल आता है, आपकी लॉटरी लग गई है, आपकी लॉटरी लग गई है, आप 1 करोड़ रुपए जीत चुके हो, आप सिर्फ इस लिंक को डाउनलोड करें। आप जब उस लिंक में डाउनलोड करते हो तो उसमें बताया रहता है कि भाई तुम्हारी लॉटरी लग गई है, तुम 1 करोड़ जीत चुके हो। तुमको क्या करना है पार्टिकुलरली, अपने खाली डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें आपका गिफ्ट क्या करना है, पार्टिकुलरली हमें कुरियर के माध्यम से आपको भेजना है। आपको खाली उसका शिपिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा, और पता चलेगा, वो बोलेगा सिर्फ 200 रुपए का शिपिंग चार्ज है, आप शिपिंग चार्ज पार्टिकुलरली पे कर दो, और उसके बदले आपको हम 1 करोड़ का आपका जो लॉटरी गिफ्ट है वो भेजने वाले हैं। तो आप 200 रुपए का शिपिंग चार्ज पे करने के लिए जाओगे और पता चलेगा कि भैया आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया, राइट। इट हैपेंस, प्रैक्टिकली आज की तारीख में होता है। कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक पेमेंट लिंक आता है कि आप ना 5,000 रुपए गूगल पे कर दीजिए। आप क्या कर दीजिए? 5,000 रुपए गूगल पे कर दीजिए। समवन प्रिटेंड्स टू योर फ्रेंड कि मैं आपका दोस्त हूं, मुझे पैसे की जरूरत है, ये लिंक है, आप यहां पे मुझे 5,000 रुपए गूगल पे कर दीजिए। और पता चलता है कि आप जब 5,000 रुपए पे करने जाते हो आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। दैट हैपेंस, दैट इज साइबर अटैक। वो सारा क्या है? साइबर अटैक है, ठीक है। ऑल दोज आर साइबर अटैक। तो अलग अलग प्रकार के साइबर अटैक होते हैं, अलग अलग तरीकों के साइबर अटैक होते हैं। कभी कभी आपने देखा है, बहुत साल पहले ऐसा हुआ था एक बार, अभी कुछ 6-7 साल पहले की बात है, कि अमेजॉन का पूरा सर्वर बैठ गया था। अमेजॉन का पूरा सर्वर बैठ गया था। तो प्रैक्टिकली वो एक साइबर अटैक था अमेजॉन के ऊपर कि उसका सर्वर बैठ गया था और अमेजॉन का बिजनेस डिस्टर्ब हो गया था कुछ टाइम तक। तो वो क्या था? एक साइबर अटैक है। तो अलग अलग प्रकार का साइबर अटैक होता है, जो इंडिविजुअल्स के ऊपर हो सकता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर हो सकता है, जिसका इंटेंशन होता है उनको हार्म पहुंचाना, या जिसका इंटेंशन होता है उनसे कुछ पैसे कमाना। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हैकर मतलब साइबर क्रिमिनल सिर्फ अपनी सुप्रीमेसी प्रूव करना चाहता है कि देखो यार मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना पावरफुल हूं। कभी कभी वैसा भी होता है और वो एक साइबर अटैक कर देता है। और साइबर अटैक का ना अलग अलग टाइप्स होता है। आपके मॉड्यूल में 8 टाइप का साइबर अटैक दिया है, हर एक टाइप का साइबर अटैक अपने को पता होना चाहिए।
ओवरऑल दे में आस्क यू व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साइबर अटैक, या मैं दे में आस्क यू स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑन एनी ऑफ द टाइप ऑफ साइबर अटैक। तो पहले ओवरऑल देख लेते हैं कि साइबर अटैक कितने टाइप्स के होते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा याद हो जाए, और उसके बाद एक एक करके अपन साइबर अटैक में जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ साइबर अटैक, हु हाउ व्हाई, इतना क्लियर है, हु हाउ व्हाई। अब टाइप्स ऑफ साइबर अटैक, अब देखना कुल मिलाकर 8 प्रकार का साइबर अटैक है, एक एक करके अपने को सारा ही डिस्कस करना है। जैसे पहला दिया है मालवेयर, पहले दिया है मालवेयर। मालवेयर का बेसिक मतलब क्या होता है? मालवेयर का बेसिक मतलब होता है कि कोई मैलिशियस फाइल का मतलब होता है कोई हार्मफुल फाइल आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में डाउनलोड कर लेते हो। तो कोई मैलिशियस फाइल आप क्या करते हो, अपने कंप्यूटर सिस्टम में या अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हो, जो कि आपके सिस्टम को स्लो बना देता है, या जो कि आपके डाटा को चुरा लेता है, जो कि आपके डाटा को डिलीट कर देता है। सो सम हार्मफुल फाइल जिसका इंटेंशन होता है आपको नुकसान पहुंचाना, आप क्या करते हो, अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेते हो, उसको बोलते हैं मालवेयर। दूसरा एक तरीका का साइबर अटैक होता है, बहुत इंटरेस्टिंग साइबर अटैक है, DOS अटैक, दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है ना, DOS अटैक, दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। उसके बाद वी हैव फिशिंग अटैक्स। अभी सिर्फ नाम देखो यार, एक एक करके अपने को डिस्कस करना है, अभी सिर्फ नाम देखो। तीसरा होता है फिशिंग अटैक्स, ठीक है। अंदर मैंने क्या क्या लिखा हुआ इसको छोड़ दो एक बार, अभी के लिए सिर्फ नाम देखो। तीसरा होता है फिशिंग अटैक, तो पहला क्या होता है, मैलवेयर। दूसरा क्या होता है, DOS अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। और तीसरा क्या होता है, फिशिंग अटैक। चौथा होता है स्पूफिंग अटैक। क्या होता है स्पूफिंग अटैक, व्हाट इज स्पूफिंग अटैक, देखेंगे अभी, एक एक करके सारा देखेंगे। पांचवा है आइडेंटिटी बेस्ड अटैक्स, द सिक्स्थ इज इनसाइडर थ्रेट्स, द सेवेंथ इज DNS टनलिंग, DNS का मतलब क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर टनलिंग, DNS टनलिंग, ठीक है ना। और IoT बेस्ड अटैक, IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि अलग अलग डिवाइसेस किस तरीके से आज की तारीख में इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। तो अलग अलग डिवाइसेस किस तरीके से आज की तारीख में इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, जिसको बोलते हैं IoT बेस्ड अटैक्स। तो अभी के लिए फिलहाल आपने सिर्फ ये नाम देखने हैं, एक एक करके हम सारे साइबर अटैक पढ़ेंगे, याद करेंगे, अंदर का कंटेंट याद करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट फिलहाल तुम सिर्फ नाम में फोकस करो। टाइप्स ऑफ साइबर अटैक, पहला क्या है, मैलवेयर। दूसरा क्या है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, DOS अटैक। तीसरा है फिशिंग, ये वाटर वाला फिशिंग नहीं है, ये दूसरा वाला फिशिंग है, फिशिंग। चौथा है स्पूफिंग। पांचवा है आइडेंटिटी बेस्ड अटैक। सिक्स्थ है इनसाइडर थ्रेट। सेवेंथ है DNS टनलिंग। और आठवां है IoT बेस्ड अटैक, ठीक है ना। तो अगर आपसे टाइप ऑफ साइबर थ्रेट पूछा जाता है तो आपको ये 8 नाम याद होने चाहिए, या फिर आपसे एक MCQ के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ दिस इज नॉट ए साइबर अटैक, या विच ऑफ दिस इज वन ऑफ द साइबर अटैक्स। तो आपसे MCQ में भी पूछा जा सकता है, आपसे एक शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साइबर अटैक। एक तो ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन रहेगा, और या फिर वो आपको एक सिनेरियो दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ ये कौन सा साइबर अटैक है। तो जो पहला सिनेरियो है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साइबर अटैक, या MCQ में पूछ लेगा विच ऑफ दिस इज नॉट ए साइबर अटैक, उसके लिए आपको सबका नाम पता होना रहेगा, एकदम रट्टा मारा रहना रहेगा, यू हैव टू रिमेंबर द 8 नेम्स। और जो तीसरा सिनेरियो है कि दे विल गिव यू ए सिनेरियो एंड दे विल आस्क यू विच टाइप ऑफ साइबर अटैक इज दिस, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होना होगा कि साइबर अटैक्स का मतलब क्या है, किस साइबर अटैक का क्या मतलब है, और किस साइबर अटैक का क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। अब देखना, एक स्टोरी डेवलप कर रहे हैं अपन, तो अल्टीमेटली साइबर अटैक किसने किया, अल्टीमेटली साइबर अटैक एक इनसाइडर ने किया। याद रखिएगा, साइबर अटैक एक साइबर क्रिमिनल ने किया, और जो साइबर क्रिमिनल है वो और कोई नहीं, इनसाइडर है। जनरली ये घर वाले लोग ये होते हैं, ये इनसाइडर्स ही होते हैं जो अटैक वगैरह करते हैं, नुकसान वगैरह पहुंचाते हैं। आपने देखा है ना वो रामायण के वक्त भी, तो रावण का नुकसान किसने पहुंचाया था, इनसाइडर, ठीक है ना। तो साइबर क्रिमिनल कौन है, इनसाइडर। और वो इनसाइडर बहुत खतरनाक है भैया, वो अपना आइडेंटिटी छुपाकर अटैक कर रहा है। आज का इनसाइडर बहुत खतरनाक होता है। रावण के समय में कम से कम जो विभीषण था उसने अपना आइडेंटिटी छुपाया नहीं था, सामने से जाके उसने अटैक किया था। बट आज के कलयुग में जो इनसाइडर होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, वो आइडेंटिटी छुपाकर अटैक करता है। अब वो क्या कर रहा है, अपना आइडेंटिटी छुपाकर एक टनल बनाकर अटैक कर रहा है। क्या कर रहा है वो, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर एक टनल बनाकर अटैक कर रहा है। और किस चीज को अटैक कर रहा है, इंटरनेट से सारे कनेक्टेड डिवाइसेस को अटैक कर रहा है। जो भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड है वो उनको अटैक कर पा रहा है। जो डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होगा
वो उन पे साइबर अटैक नहीं कर पाएगा। जो डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड होगा वो सिर्फ उन पे ही साइबर अटैक कर पाएगा। तो एक इनसाइडर है, वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, वो अपना एक टनल बनाकर, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर टनल बनाकर इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेस को अटैक कर रहा है। अब वो अटैक कैसे कर रहा है? वो सिस्टम में मैलवेयर छोड़ रहा है। वो क्या कर रहा है? सिस्टम में मैलवेयर छोड़ दे रहा है। तो मान लीजिए ये मैलवेयर है, ये क्या है? मैलवेयर है। तो वो सिस्टम में ऐसे करके क्या कर दे रहा है? मैलवेयर छोड़ दे रहा है, मैलवेयर छोड़ दे रहा है। और मैलवेयर छोड़ के क्या कर रहा है? मैलवेयर छोड़ के स्पूफिंग कर रहा है, मैलवेयर छोड़ के फिशिंग कर रहा है, मैलवेयर छोड़ के क्या कर रहा है? स्पूफिंग कर रहा है। और क्या कर रहा है? फिशिंग कर दे रहा है। और मजे की बात है, लास्ट में जब उससे पूछा गया क्या तुमने ये सब कुछ किया है, वो तो मेरे प्यार से डिनाई कर दे रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो क्या कर दे रहा है? डिनाई कर दे रहा है कि मैंने तो ऐसा भैया कुछ भी नहीं किया। तो साइबर क्रिमिनल कौन है? एक इनसाइडर है। वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, टनल बनाकर साइबर अटैक कर रहा है। वो क्या कर रहा है? अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, एक टनल बनाकर साइबर अटैक कर दे रहा है और इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेस को अटैक कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो सिस्टम में मैलवेयर छोड़ रहा है, स्पूफिंग कर रहा है, फिशिंग कर रहा है और फाइनली डिनाई कर दे रहे हैं। यार मजे की बात है, देखो लास्ट में डिनाई कर दे रहे हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया जी। तो टाइप्स ऑफ साइबर अटैक की बात करें तो एक है अपना आइडेंटिटी, एक है अपना इनसाइडर, दैट इज इनसाइडर थ्रेट। एक है अपना इनसाइडर थ्रेट, आइडेंटिटी छुपाकर, दैट इज आइडेंटिटी बेस्ड थ्रेट। तीसरा है टनल बनाकर, यानी डीएनएस टनलिंग। तीसरा क्या है? डीएनएस टनलिंग। इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेस, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मालवेयर छोड़ के, यानी पांचवा अटैक है मालवेयर, देन स्पूफिंग, देन फिशिंग एंड फाइनली डिनाइल ऑफ सर्विस। फाइनली क्या हो गया? डिनाइल ऑफ सर्विस। तो इस स्टोरी के थ्रू आपको ये 8 के 8 नाम याद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 8 के 8 नाम याद हो जाएंगे। एक बार नोट डाउन कर लेना स्टोरी, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो अब एक एक करके देखते हैं हम। टाइप ऑफ साइबर अटैक, टाइप ऑफ साइबर अटैक। सबसे पहले क्या है अपना? मालवेयर। मालवेयर, तो मालवेयर का मतलब क्या हो गया? व्हाट इज मैलवेयर? तो मैलवेयर बेसिकली एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो गया। क्या हो गया? एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो गया। मैलिशियस सॉफ्टवेयर मतलब एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर हो गया। क्या हो गया? एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर, एक गलत सॉफ्टवेयर। कि वो सॉफ्टवेयर अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में डाउनलोड कर लोगे तो वो आपके कंप्यूटर को या आपके नेटवर्क को या आपके सर्वर को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसको बोलते हैं मैलवेयर। ठीक है। और ये मैलवेयर नॉर्मली आप कहां से डाउनलोड करते हो? फ्रॉम वेयर यू डाउनलोड। तो नॉर्मली क्या होता है यार, मान लो लेट अस से तुम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो इंटरनेट से। अब तुमको एक वीएलसी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और तुमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल वेबसाइट तुम कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट के पास गए और वहां से तुमने वीएलसी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। या तुमको कुछ पायरेटेड गेम वगैरह डाउनलोड करना है तो तुमने एक पायरेटेड गेम डाउनलोड किया। तुमको एक पायरेटेड मूवी देखनी है तो तुमने एक पायरेटेड मूवी डाउनलोड करी और पता चला उसके साथ साथ क्या आ गया? मालवेयर आ गया। क्या आ गया? वायरस आ गया, मैलवेयर आ गया। वो एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर था जिसका इंटेंशन था तुम्हारे कंप्यूटर सिस्टम को हार्म पहुंचाना, तुम्हारे सर्वर को नुकसान पहुंचाना। दैट वाज द इंटेंशन, दैट वाज द इंटेंशन। ठीक है ना? तो उसको बोलते हैं मैलवेयर, उसको बोलते हैं मैलवेयर। यानी एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर या फिर एक ऐसा कोड जिसका इंटेंशन है कंप्यूटर को हार्म पहुंचाना, नेटवर्क को हार्म पहुंचाना या सर्वर को हार्म पहुंचाना। अब ये जो मैलवेयर है, अब ये जो मैलवेयर है बेसिकली 4 प्रकार के हो सकते हैं। इट कैन बी ऑफ 4 टाइप्स। एक होता है रैंसमवेयर।
दूसरा होता है फाइल लेस मेलवेयर, तीसरा होता है ट्रोजन, एंड द फोर्थ वन इज मोबाइल मेलवेयर। तो मेलवेयर 4 टाइप्स का हो सकता है। दे में आस्क यू राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मेलवेयर। तो टाइप्स ऑफ मेलवेयर, एक होता है रैंसमवेयर, एक होता है फाइल लेस मेलवेयर, एक होता है ट्रोजन, एक होता है मोबाइल मेलवेयर। क्या मतलब है? देखो रैंसमवेयर नाम से पता चल रहा है। रैंसम का मतलब क्या होता है भाई? रैंसम का मतलब होता है फिरौती। रैंसम का मतलब क्या होता है? फिरौती। तो आमतौर पे फिरौती कब मांगा जाता है? कि कोई गुंडा है, कोई क्रिमिनल है, उसने किसी को किडनैप वगैरह कर लिया और वो क्या कर रहा है? तुमसे फिरौती मांग रहा है। वो क्या कर रहा है? तुमसे फिरौती मांग रहा है कि भाई ये इंसान हमारी कैद में है, अगर आप इस इंसान की रिहाई चाहते हैं तो हमें इतने पैसे दे दीजिए। दैट इज द इंटेंशन। तो यहां जो रैंसमवेयर है इसमें क्या हो रहा है? इट इज ए रैंसमवेयर अटैक। इट इज ए रैंसमवेयर अटैक। तो यहां बेसिकली जो साइबर क्रिमिनल है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो क्या करेगा? तुम्हारे डाटा को अपने कैद में ले लेगा। तुम्हारे डाटा को अपने कैद में ले लेगा, मतलब डाटा तुम्हारा है, मगर वो डाटा किसके पास चला जाएगा? साइबर क्रिमिनल के पास। वो डाटा का एक्सेस किसके पास चला जाएगा? साइबर क्रिमिनल के पास। और वो जो डाटा है तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इट इज वेरी क्रिटिकल फॉर यू, एंड शायद तुमने उस डाटा का कोई बैकअप नहीं ले रखा है, ठीक है। और बदले में अब वो क्या करेगा? तुमसे रैंसम मांगेगा कि तुम अपना डाटा दोबारा चाहते हो तो भैया मुझे इतने पैसे दे दो। तो रैंसमवेयर में क्या होता है? जो साइबर क्रिमिनल है, यहां पे वर्ड यूज किया गया है एडवर्सरी। एडवर्सरी यानी तुम्हारा दुश्मन, राइट। तो रैंसमवेयर अटैक में क्या होता है? एक एडवर्सरी क्या करेगा? तुम्हारे डाटा को इंक्रिप्ट कर लेगा। एक पब्लिक की को यूज करके, बचपन में तुमने सुना होगा पब्लिक की, प्राइवेट की। पब्लिक की यूज किया जाता है डाटा को इंक्रिप्ट करने के लिए, और फिर प्राइवेट की दिया जाता है डाटा को डिक्रिप्ट करने के लिए। तो वो क्या करेगा? एक पब्लिक की को यूज करके डाटा को इंक्रिप्ट कर लेगा, ठीक है। अब वो डाटा तुम तभी एक्सेस कर पाओगे अगर तुम एक प्राइवेट की इंसर्ट करोगे, तब तुम उसको डिक्रिप्ट कर पाओगे। जब तक तुम प्राइवेट की एंटर नहीं करोगे उसको तुम डिक्रिप्ट नहीं कर पाओगे। और वो प्राइवेट की किसके पास है? वो प्राइवेट की तो उस साइबर क्रिमिनल के पास है, उस एडवर्सरी के पास है। अब वो बोलेगा, तुम्हारे सिस्टम में पॉपअप आएगा कि अगर आप अपने डाटा का एक्सेस चाहते हो तो हमारे बैंक अकाउंट में प्लीज 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए, या प्लीज 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए, या प्लीज 50 लाख ट्रांसफर कर दीजिए, या अगर कोई नॉमिनल डाटा है तो 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। तो वो क्या करेगा? तुमसे पेमेंट मांगेगा। जब तुम पेमेंट कर दोगे तब जाके वो तुम्हें डिक्रिप्शन की देगा, और डिक्रिप्शन की एंटर करके तुम अपने डाटा को अनलॉक कर सकते हो, अपने डाटा का एक्सेस फिर से ले सकते हो। तो ये होता है रैंसमवेयर। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है कि तुम पेमेंट दे दोगे तो कोई 100% गारंटी नहीं है कि तुम्हारे डाटा को डिक्रिप्ट कर ही देगा। हो सकता है कि भाई उसके बाद भी वो तुम्हारे डाटा को डिक्रिप्ट ना करे, हो सकता है कि वो फर्दर पैसे की डिमांड करे, तो उसका तो कोई गारंटी है नहीं, ठीक है ना, उसका तो कोई गारंटी है नहीं। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है यार इन अटैक से बचने का? कि आप कोई भी फाइल डाउनलोड करते हो ना, हमेशा ओरिजिनल सोर्स से करो, हमेशा ऑथेंटिकेटेड सोर्स से करो। कोई भी पायरेटेड चीज अपने सिस्टम में डाउनलोड मत करो, कोई सस्ती चीज के पीछे मत भागो, और अपना डाटा का हमेशा बैकअप लेके चलो। ऑलवेज कीप ए बैकअप ऑफ द डाटा, सो दैट आपके सिचुएशन का फायदा उठाकर वो जो रैंसमवेयर अटैक होगा उसमें एडवर्सरी आपसे पैसा डिमांड ना कर सके, ठीक है। तो रैंसमवेयर क्या हो गया? रैंसमवेयर अटैक में एक एडवाइजरी क्या करेगा? इंक्रिप्ट करेगा विक्टिम के डाटा को, एंड ऑफर करेगा टू प्रोवाइड ए डिक्रिप्शन की इन एक्सचेंज फॉर ए पेमेंट। अब रैंसमवेयर अटैक्स कैसे लॉन्च किया जाएगा? मैलिशियस लिंक्स के थ्रू, डिलीवर्ड विया फिशिंग मेल्स। हो सकता है वो मेल्स के थ्रू है। आपके पास मेल आया एक, आप 1 करोड़ रुपए जीत गए। एक बार लिंक को क्लिक करें, आप बोलोगे यार लिंक को क्लिक करके तो देख ही लेता हूं, बट जब आप लिंक को क्लिक करोगे, आप जब उसको परमिशन दोगे आगे, तो पता चलेगा भैया आपके सिस्टम में वायरस घुस आया। आपके सिस्टम में क्या हो गया? वायरस घुस आया। तो ransomware attacks are usually launched through malicious links delivered via phishing emails, but unpatched vulnerabilities and policy misconfigurations are used as well. ठीक है, इतना भारी भरकम लैंग्वेज क्लास का याद नहीं रहेगा तब भी काम चलेगा, फिशिंग मेल्स तक तुमको याद रहेगा तब भी काम चलेगा। उसके बाद आता है फाइल लेस मेलवेयर। फाइल लेस मेलवेयर का मतलब क्या हो गया? तो फाइल लेस मेलवेयर मतलब यहां पे प्रैक्टिकली देखो, रैंसमवेयर में क्या हो रहा था या नॉर्मल मेलवेयर में क्या होता था कि वो जो अटैकर है
वो जो साइबर क्रिमिनल है या वो जो एडवर्सरी है, वो तुम्हारे सिस्टम में कोड इंस्टॉल करता है। वो तुम्हारे सिस्टम में क्या करता है? कोड इंस्टॉल करता है, और कोड इंस्टॉल करके तुम्हारे सिस्टम को अटैक करता है। तो बेसिकली यू डाउनलोड सम काइंड ऑफ फाइल फॉर दैट। लेकिन फाइललेस मैलवेयर का मतलब क्या हो गया भैया? इसमें ना वो तुम्हारे सिस्टम में कोई कोड इंस्टॉल नहीं करेगा, और बिना कोड इंस्टॉल किए वो तुम्हारे सिस्टम को अटैक करेगा। तो ये तो और ये क्या हो गया? मतलब इसको डिटेक्ट करना तो और भी मुश्किल हो जाएगा कि तुमको कोई फाइल दिखेगा ही नहीं, तुमको कोई कोड दिखा ही नहीं देगा। ठीक है ना? तो फाइललेस मैलवेयर क्या हो गया? ये एक टाइप ऑफ मैलिशियस एक्टिविटी हो गया जिसमें लेजिटिमेट टूल्स यूज किया जाता है जो कि सिस्टम के अंदर ही इनबिल्ट है टू एग्जीक्यूट ए साइबर अटैक। तो अलग से कोई कोड इंस्टॉल नहीं हो रहा, अलग से कोई कोड इंस्टॉल नहीं हो रहा। Unlike traditional malware, fileless malware does not require an attacker to install any code on the target system, making it hard to detect. यानी जो ट्रेडिशनल मैलवेयर होता है उसमें जो अटैकर होता है वो एक कोड तुम्हारे सिस्टम में इंस्टॉल करता है, लेकिन जो फाइललेस मैलवेयर होता है इसमें तुम्हारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी कोड इंसर्ट नहीं किया जाता। तो हो सकता है आपसे एमसीक्यू में भी पूछ ले कि अटैकर ने तुम्हारे सिस्टम को अटैक किया है, एक मैलिशियस फाइल छोड़ा है विदाउट इंस्टॉलिंग एनी कोड ऑन द सिस्टम, बताओ ये कौन सा टाइप ऑफ मैलवेयर है? तो ये क्या है? फाइललेस मैलवेयर। उसके बाद आता है ट्रोजन। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ट्रोजन मैलवेयर का तीसरा टाइप ट्रोजन। यहां ट्रोजन दिया है, इसका जो टेक्निकल नाम है ना वो ट्रोजन हॉर्स है। क्या पता है? ट्रोजन हॉर्स। और तुमको पता है ये जो नाम दिया गया ना ट्रोजन, ये एक हॉर्स का नाम था, ट्रोजन हॉर्स। और तुमको पता पार्टिकुलरली ये नाम क्यों दिया गया? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो बहुत साल पहले बेसिकली अगर हम बात करें तो जब वर्ल्ड वार वगैरह चल रहे थे तो ग्रीस को क्या करना था? एक शहर था ट्रॉय, और उस पार्टिकुलर शहर को, ट्रॉय को ना कैप्चर करना था। क्या करना था? ट्रॉय को कैप्चर करना था। बट पार्टिकुलरली जो ट्रॉय का सिक्योरिटी सिस्टम था ना वो बहुत अच्छा था, और वहां फौज को भेजना बहुत मुश्किल था। तो अब ग्रीस ने क्या किया? क्या प्लानिंग लगाई? एक लकड़ी का ना घोड़ा बनाया, सुंदर सा एक लकड़ी का घोड़ा बनाया जो बहुत सुंदर लग रहा था, काठ का घोड़ा एकदम शानदार। और वो जो पार्टिकुलर घोड़ा है वो ट्रॉय में आता है। अब जो ट्रॉय के लोग हैं, ट्रॉय की गवर्नमेंट है, देखकर भाई बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, भाई इतना सुंदर घोड़ा, लाजवाब घोड़ा, क्या शौपीस है भाई, हमारे देश की खूबसूरती भर गई, सुंदरता भर गई। तो बहुत शानो शौकत से उन्होंने क्या किया? उस हॉर्स का स्वागत किया। अब वो जो पार्टिकुलर हॉर्स है, काठ का हॉर्स है, उसके अंदर छुपे बैठे थे 40 सोल्जर। ठीक है, 40 सैनिक छुपे बैठे थे। अब रात के अंधेरे में जब बाकी लोग सो गए तो वो 40 सोल्जर बाहर निकल के आते हैं, और फिर वो 40 सोल्जर क्या करते हैं? रास्ता खोल देते हैं जिससे बाकी सोल्जर्स भी अंदर आ सके, और सब मिलकर शहर को कैप्चर कर लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है ट्रोजन। ये किसी लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर में छुप के आता है। ये जो वायरस है ना, ये किसी लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर में छुप के आता है। ठीक है, तो तुमको लगेगा मैं तो अच्छा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा हूं, इससे तो मेरा अच्छा होगा, लेकिन वो किसी लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर में छुप के आएगा। ठीक है ना? वो किसी लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर में छुप के आएगा। तुमको लगेगा हार्मलेस सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो उस लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के पीछे छुप के आएगा, डिस्गाइज करके आएगा, और वो आकर क्या करेगा? तुम्हारी सिस्टम की वर्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर लेगा कि तुम्हारे सिस्टम में कहां क्या वीकनेस है, क्या नहीं है। वो तुम्हारी सिस्टम के सारे वर्नरेबिलिटीज को क्या कर लेगा? आइडेंटिफाई कर लेगा। और उसके बाद वो बाकी अटैकर्स का भी रास्ता खोल देगा कि वो भी आकर तुम्हारे सिस्टम को अटैक कर सके। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज ट्रोजन। दैट इज व्हाट वी कॉल एज ट्रोजन। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ट्रोजन हॉर्स। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी तुमने पॉपअप देखा होगा कि आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लोगे, आपकी कंप्यूटर की जो स्पीड है बहुत इंक्रीज हो जाएगी। फ्री सॉफ्टवेयर है, आपका जो सॉफ्टवेयर का स्पीड है बहुत बढ़ जाएगा, आपका कंप्यूटर का जो स्पीड है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा, आपके इंटरनेट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो तुमको देखकर लगेगा अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसके साथ आ जाएगा छुपा हुआ ट्रोजन, और पता चलेगा प्रैक्टिकली कि वो सॉफ्टवेयर आके तुम्हारे सिस्टम को हार्म कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसको बोलते हैं ट्रोजन। तो ट्रोजन भी क्या है? एक मैलवेयर है दैट अपीयर्स टू बी लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। अब ट्रोजन की खास बात क्या है? दिखने में लगता है ये तो लेजिटिमेट है, जेन्युइन है, डिस्गाइज्ड एज नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स और हार्मलेस फाइल्स। मतलब उसने अपनी वेशभूषा बदल के रखी है। क्या कर रखी है? अपनी वेशभूषा बदल के रखी है। डिस्गाइज्ड एज नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम्स और हार्मलेस फाइल्स लाइक फ्री डाउनलोड्स। तो Trojans are installed through social engineering techniques
सच एज फिशिंग और बैड वेबसाइट्स। अब प्रैक्टिकली देखना, ये जो अलग अलग टाइप के साइबर अटैक्स है ना, वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि मैलवेयर अलग है, फिशिंग अलग है, स्पूफिंग अलग है, ये साथ में आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। मैलवेयर करने के लिए भी फिशिंग चाहिए होता है, फिशिंग करने के लिए भी मैलवेयर की मदद चाहिए होती है, तो ये सारा कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। जैसे यहां पे बोला कि ट्रोजन अचीव करने के लिए भी फिशिंग की मदद चाहिए होती है। अब फिशिंग क्या होता है वो तो आगे देखना है। उसके बाद मोबाइल मैलवेयर। अब मोबाइल मैलवेयर का मतलब क्या हो गया, नाम से पता चल रहा है, यहां बेसिकली मोबाइल डिवाइसेस को टारगेट किया जा रहा है। जैसे कभी कभी क्या होगा, आप अचानक से मोबाइल से कुछ यूज कर रहे हो, आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा कि आप पार्टिकुलरली ये मॉडल यूज कर रहे हो सैमसंग का, मान लीजिए सैमसंग 22 अल्ट्रा यूज कर रहे हो, S22 अल्ट्रा यूज कर रहे हो। अगर आप सैमसंग S22 अल्ट्रा यूज कर रहे हो, तो आप अगर अभी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो तो आपका फोन सुपर फास्ट हो जाएगा, आपका इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी। तो भाई आपको देख के क्या लगा कि यार ठीक है, मेरे सैमसंग डिवाइस के लिए बना है, क्योंकि उसने आपका सैमसंग का मॉडल का नाम भी बता दिया। लेकिन बेसिकली आपने जब उस ऐप को डाउनलोड किया तो उसने क्या किया, आपके फोन की स्पीड को एकदम स्लो कर दिया, आपके फोन को हैक कर दिया। उसको बोलते हैं मोबाइल मैलवेयर, कि वो टारगेट कर रहा है मोबाइल डिवाइसेस, वो टारगेट कर रहा है मोबाइल डिवाइसेस। अब मोबाइल मैलवेयर की बात करें तो मोबाइल मैलवेयर के लिए भी अलग अलग टेक्निक्स यूज हो रही होती हैं। आगे चल के हम जो फिशिंग पढ़ने वाले हैं, स्पिमिंग पढ़ने वाले हैं, वो सारा कुछ यूज होता है, स्मिशिंग पढ़ने वाले हैं, वो सारा यूज होता है। और बेसिकली मोबाइल मैलवेयर यहां पे यूज किया जाता है यूज ऑफ अनसिक्योर्ड वाईफाई। तो कभी कभी आपने कोई गलत फाइल डाउनलोड कर लिया, कोई गलत ऐप डाउनलोड कर लिया, तो वहां से मैलवेयर आ गया आपके मोबाइल में। या फिर कभी कभी जो पब्लिक वाईफाई कनेक्शन होता है ना, अनसिक्योर्ड वाईफाई कनेक्शन, आप बड़े मजे से वाईफाई में कनेक्ट कर लेते हो कि ठीक है यार फ्री वाईफाई है, तो वो जो फ्री वाईफाई है उसका सिक्योरिटी हमेशा वीक होता है, तो उसको यूज करके भी हैकर क्या कर सकता है, आपके मोबाइल फोन में मैलवेयर छोड़ सकता है। तो इसको बोलते हैं मोबाइल मैलवेयर, इसको बोलते हैं मोबाइल मैलवेयर। तो मोबाइल मैलवेयर क्या होता है, इट इज एनी टाइप ऑफ मैलवेयर डिजाइन टू टारगेट मोबाइल डिवाइसेस। Mobile malware is delivered through malicious downloads, operating system vulnerabilities, phishing, smishing, and the use of unsecured Wi-Fi. तो ये हो गया पहला, दैट इज मैलवेयर। इसको याद कैसे कर सकते हो मैलवेयर के टाइप्स को, आप ऐसे याद कर सकते हो मैलवेयर के टाइप्स को कि साइबर क्रिमिनल ने ना आपका मोबाइल डिवाइस चुरा लिया, साइबर क्रिमिनल ने आपका मोबाइल डिवाइस चुरा लिया। और ये साइबर क्रिमिनल कौन है, ट्रोजन है। तो ट्रोजन ने आपका मोबाइल डिवाइस चुराया, ट्रोजन ने आपका मोबाइल डिवाइस चुराया, ट्रोजन ने आपका मोबाइल डिवाइस चुराया, और डिवाइस चुराकर, मोबाइल डिवाइस चुराकर उसमें एक फाइल लेस मैलवेयर इंस्टॉल कर दिया और फिर रैंसम मांगा। तो आपका मोबाइल डिवाइस किसने चुराया, ट्रोजन ने चुराया, और उसने क्या किया, एक फाइल लेस मैलवेयर उस पर इंस्टॉल किया और क्या किया, रैंसम मांगा। या तुम ऐसे याद कर सकते हो कि ट्रोजन ने एक फाइल लेस मैलवेयर तुम्हारे मोबाइल डिवाइस में इंस्टॉल कर लिया और फिर तुमसे क्या मांगा, रैंसम मांगा। अब तुमने अपने फोन में बहुत सारे सीक्रेट्स तुम्हारे फोन में सेव्ड हैं, अलग अलग चैट्स, अलग अलग फोटोज तुम्हारे फोन में सेव्ड हैं। तो वो जो ट्रोजन है उसने क्या किया, एक फाइल लेस मैलवेयर छोड़ा, तुम्हारा सारा डाटा अपने पास एक्सेस कर लिया और बोला कि भैया पैसे दे दो, रैंसम दे दो, वरना तुम्हारा ये जितना भी इंफॉर्मेशन है तुम्हारे घर वालों को हम प्रोवाइड कर देंगे। तो आराम से याद हो जाएगा 4 का 4, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, मैलवेयर। ये क्या हो गया, मैलवेयर। और 4 टाइप का मैलवेयर है, दैट इज फाइललेस मैलवेयर है, रैंसमवेयर है, मोबाइल डिवाइस एंड ट्रोजन। उसके बाद अगला टाइप ऑफ साइबर अटैक होता है, दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, DOS अटैक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, DOS अटैक, अलग से भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब DOS अटैक क्या होता है, मान लीजिए, लेट अस से फॉर एग्जांपल कोई भी पार्टिकुलर वेबसाइट है, तो उसका ना एक बैंडविड्थ है, उसका एक मैक्सिमम लिमिट है कि वो कितने यूजर्स को एक बार में अकोमोडेट कर पाएगा। उसने कुछ ना कुछ तो बैंडविड्थ की लिमिट रखी होगी ना, कि वो कितना यूजर्स को एक बार में अकोमोडेट कर पाएगा, कितने यूजर के रिक्वेस्ट एक बार में हैंडल कर पाएगा। तो मान लो लेट अस से अमेज़न, तो अमेज़न ने अपना बैंडविड्थ फिक्स किया हुआ है फॉर एग्जांपल कि वो 10 लाख यूजर्स तक का लोड एक बार में हैंडल कर पाएगा, ठीक है। अब डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है, ये जानबूझकर एक इंटेंशनल अटैक होता है, मैलिशियस अटैक होता है, टारगेटेड अटैक होता है। अब यहां पे जो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम इतने सर्विस रिक्वेस्ट अमेज़न के सामने में एक बार में रख दें, अमेज़न के सर्वर के सामने में हम इतने सर्विस रिक्वेस्ट को एक बार में फ्लड कर दें कि अमेज़न का सर्वर उस चीज को हैंडल ना कर पाए और उसका जो वेबसाइट है वो कुछ टाइम के लिए बंद हो जाए।
उसका जो ऐप है कुछ टाइम के लिए बंद हो जाए। फॉर एग्जाम्पल उसका बैंडविड्थ था 10 लाख का, बट हमने एक ही बार में 20 लाख सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट कर दिया। क्या कर दिया? 20 लाख सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट कर दिया। मतलब फॉल्स रिक्वेस्ट है ये जेन्युइन रिक्वेस्ट नहीं है, ये क्या है? फॉल्स रिक्वेस्ट है। तो एक ही बार में हमने 20 लाख फॉल्स रिक्वेस्ट जनरेट कर दिया। अब अमेजन के सर्वर को ऐसा लगेगा कि 20 लाख यूजर्स आ रहे हैं अमेजन से सामान खरीदने, लेकिन प्रैक्टिकली वो जेन्युइन 20 लाख यूजर्स नहीं है, वो फॉल्स रिक्वेस्ट है। उनको बोलते हैं बॉट्स। क्या बोलते हैं? बॉट्स। तो बैंडविड्थ का कैपेसिटी 10 लाख है, बट 20 लाख यूजर्स एक ही बार में अमेजॉन को ऐसा लगेगा कि आ रहे हैं अमेजॉन के सर्वर को सामान खरीदने। अब प्रैक्टिकली उसका जो सर्वर है वो डिजाइंड है 10 लाख के बैंडविड्थ के लिए। जैसे 20 लाख यूजर्स का फॉल्स रिक्वेस्ट आएगा तो वहां पे क्या होगा कि वो जो अमेजॉन का सर्वर है वो काम करना बंद कर देगा। वो क्रैश सा हो जाएगा। मतलब अब पार्टिकुलरली क्या होगा कि दे विल स्टॉप वर्किंग। तो काफी बार तुमने देखा, अब जो रियल यूजर होगा, सोचो उस वक्त वो जो रियल यूजर होगा, अब वो अमेजॉन को सर्च करेगा, अमेजॉन दिख नहीं रहा, अमेजॉन मिल नहीं रहा, अमेजॉन से वो सामान परचेज नहीं कर पा रहा। अब वो फ्रस्ट्रेट होकर क्या करेगा? फ्लिपकार्ट के पास जाएगा और फ्लिपकार्ट से परचेज कर लेगा कि अमेजॉन का सर्वर तो इतने टाइम से डाउन है। और प्रैक्टिकली वो क्या था? एक डीओएस अटैक था। एक डीओएस अटैक था जो मे बी अमेजॉन के कॉम्पिटिटर ने अमेजॉन के ऊपर कराया था कि कुछ वक्त के लिए उसका सर्वर डाउन हो जाए और उस पार्टिकुलर समय में वो जो दूसरा कॉम्पिटिटर है उसको उस चीज का बेनिफिट मिल जाए। उसको क्या मिल जाए? उस चीज का बेनिफिट मिल जाए। इसको बोलते हैं डीओएस अटैक या फिर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है। अब प्रैक्टिकली तुमको बताऊं, वो जो साइबर क्रिमिनल होगा, अगर वो इतने सारे फॉल्स रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है, इसका मतलब तुम सोचो वो छोटा मोटा साइबर क्रिमिनल नहीं है, उसका एक लंबा चेन ऑफ नेटवर्क है और उसके पास इतने सारे बॉट्स अवेलेबल हैं, उसके पास इतने सारे डिवाइसेस अवेलेबल हैं। क्योंकि यार तुम मान के चलो कि 20 लाख फॉल्स रिक्वेस्ट दिखाने के लिए उसको 20 लाख डिवाइसेस की जरूरत पड़ने वाली है, 20 लाख बॉट्स की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है। तो प्रैक्टिकली ऐसा भी हो सकता है कि तुमको पता भी नहीं है और तुम्हारा लैपटॉप भी यूज हो रहा है उस डीओएस अटैक में। तुमने कभी कोई फाइल डाउनलोड किया था, वो एक मैलिशियस फाइल था जो बस तुम्हारे सिस्टम में डाउनलोड होकर पड़ा हुआ है। अब वो जो डीओएस अटैक अमेजॉन में होगा तो तुम्हारे लैपटॉप को भी यूज किया जाएगा। तुम्हारे लैपटॉप के साथ जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं इंटरनेट से, मोबाइल हो गया, टैब हो गया, उन सबको भी यूज किया जाएगा। और इस प्रकार से अलग अलग डिवाइसेस दुनिया भर में यूज किए जाएंगे उस डीओएस अटैक के लिए। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीओएस अटैक। अब इस डीओएस अटैक में क्या होगा कि यूजर्स अपने रूटीन टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। वो जो कंपनी है वो अपने रूटीन टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा, अपना बिजनेस उसका कुछ समय के लिए ठप जाएगा, रुक सा जाएगा। अब देखना, इसमें डाटा लॉस नहीं होगा, इसमें कहीं भी डाटा लॉस नहीं होगा, बट इसमें बिजनेस कुछ समय के लिए रुक जाएगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का मॉनिटरी लॉस होगा, टाइम का लॉस होगा, मनी का लॉस होगा। ठीक है ना? बट कोई डाटा का लॉस नहीं होगा। इसको बोलते हैं डीओएस अटैक। So a denial of service attack is a malicious targeted attack that floods a request with false request in order to disturb business operations. In a DOS attack, users are unable to perform routine and necessary tasks such as accessing email, websites, online accounts, or other resources that are operated by a compromised computer or network. मोस्ट डीओएस अटैक्स डू नॉट रिजल्ट इन लॉस ऑफ डाटा। ज्यादातर डीओएस अटैक में डाटा का लॉस नहीं होगा, बट जरूरी नहीं है, कुछ कुछ डीओएस अटैक में डाटा का लॉस भी हो सकता है। तो while most DOS attacks do not result in loss of data and are typically resolved without paying a ransom, और जनरली क्या होता है, रैंसम भी पे नहीं करना पड़ता यहां पे, बट कुछ समय लग जाता है चीजों को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए। They cost the organization time, money and other resources in order to restore critical business operations. तो इसको क्या बोलते हैं अपन? Denial of service operations बोलते हैं कि फ्लड कर दो नेटवर्क को विथ फॉल्स रिक्वेस्ट, ताकि वो अपना एक्चुअल बिजनेस ऑपरेशन कर ही ना पाए, फिर तीसरा अटैक है जिसका नाम है फिशिंग। व्हाट इज फिशिंग? अब देखना, फिशिंग क्या हो गया? नाम से लग रहा है फिशिंग, मतलब वो मछली वाला फिशिंग नहीं है, मछली को पकड़ने वाला, बट दिस इज फिशिंग, बट कॉन्सेप्ट सिमिलर है। अब फिशिंग में क्या होता है? फिशिंग में ना आप जाल बिछाते हो कि मछली पकड़ में आ जाए। यहां पे भी क्या होता है, एक साइबर क्रिमिनल जाल बिछाता है कि जो यूजर है वो अपना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर दे। वो क्या कर दे? अपना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर दे, और इसके लिए वो यूज करता है ईमेल, एसएमएस, फोन, सोशल मीडिया एंड सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स,
तो फिशिंग एक ऐसे प्रकार का साइबर अटैक है जिसके लिए वो यूज करता है ईमेल, एसएमएस, फोन, सोशल मीडिया एंड सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स, ताकि विक्टिम को उकसाकर उस वो क्या कर दे, शेयर कर दे अपना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, शेयर कर दे अपना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, जैसे कि अपना पासवर्ड शेयर कर दे, अपना अकाउंट नंबर शेयर कर दे, या फिर एक ऐसा मैलिशियस फाइल डाउनलोड कर ले जो मैलिशियस फाइल क्या करेगा, खुद ही उनके कंप्यूटर या फोन से पासवर्ड या अकाउंट नंबर डिटेक्ट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल काफी लोग अपने जो अकाउंट नंबर्स वगैरह होते हैं फोन में डाउनलोड कर, फोन में सेव करके रखते हैं। अब आपने एक मैलिशियस फाइल अपने फोन में डाउनलोड कर लिया प्रैक्टिकली, एंड वो मैलिशियस फाइल क्या करेगा, वो मैलिशियस फाइल आपके फोन से उस अकाउंट नंबर का एक्सेस ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको लगा कि यार एक कमाल का वीडियो एडिटिंग ऐप है, फ्री वीडियो एडिटिंग ऐप है और आप मस्त वीडियो एडिटिंग वगैरह कर पाओगे। अब वो वीडियो एडिटिंग आपका एक्सेस मांग रहा है, आपके गैलरी का, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस का, आपके कॉन्टेक्ट्स का। आपने एक्सेस दे दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है बोलकर। अब प्रैक्टिकली जैसे आपने उसको व्हाट्सएप मैसेजेस का एक्सेस दिया, वो क्या करेगा, व्हाट्सएप मैसेज में सर्च करेगा कुछ भी नंबर वगैरह टाइप किया हुआ है क्या, और जो भी नंबर वगैरह टाइप किया हुआ है वो उसको सेव कर लेगा कि हो सकता है उसमें अकाउंट नंबर हो सकता है उसमें पासवर्ड हो। समझ रहे हो किस तरीके से ऑपरेट करता है चीजें, ठीक है। अब फिशिंग जो होता है वो चार टाइप का होता है। फिशिंग चार टाइप का होता है। एक होता है स्पीयर फिशिंग, एक होता है स्पीयर फिशिंग, एक होता है वेलिंग, एक होता है स्मिशिंग, एक होता है विशिंग। एक हो गया स्पीयर फिशिंग, एक हो गया वेलिंग, एक हो गया स्मिशिंग, एक हो गया विशिंग, ठीक है, विशिंग। तो देखना एकदम इजी, एकदम आसान है। स्पीयर फिशिंग, स्पीयर फिशिंग, तो स्पीयर, स्पीयर, राइट, स्पीयर फिशिंग। तो बोला स्पीयर फिशिंग में क्या होता है, यहां पे टारगेट किया जाता है स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को या स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सानिध्य सराफ का सेंसिटिव डाटा एक साइबर क्रिमिनल चुराना चाहता है, तो वो क्या करेगा साइबर क्रिमिनल, वो पार्टिकुलरली सानिध्य सराफ को ही टारगेट करेगा। वो क्या करेगा, सानिध्य सराफ को ही टारगेट करेगा और मुझे कुछ मैलिशियस मेल्स वगैरह भेजेगा, मुझे कुछ मैलिशियस मेल्स वगैरह भेजेगा। फॉर एग्जाम्पल उसने सानिध्य सराफ को टारगेट किया और सानिध्य सराफ को टारगेट करके मैलिशियस मेल्स वगैरह भेजे कि वी आर ऑफरिंग यू। अब उसको पता है कि मैं पढ़ाता हूं, उसको पता है कि आई एम ए टीचर, तो पता चला कि मेल्स वगैरह भेजा कि हम आपको एक कोचिंग ऑफर दे रहे हैं, 10 करोड़ का पैकेज रहेगा, समथिंग लाइक दैट, और ये पर्टिकुलर लिंक है, इसको क्लिक करके आप क्या करो, अपना इंफॉर्मेशन भर दो, समथिंग लाइक दैट। और मैं एकदम पता चला कि वो मेल देख के मुझे लगेगा ठीक है यार देखते हैं क्या है, और वहां वो मेरे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुरा लेगा। तो स्पेयर फिशिंग में क्या होता है कि वो टारगेट कर रहा है स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को या स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस को, और मेनली कैसे टारगेट कर रहा है, मैलिशियस मेल से, मेनली कैसे टारगेट कर रहा है, मैलिशियस ईमेल से। और गोल क्या है स्पेयर फिशिंग का, कि वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुरा ले, जैसे कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल अब उसने टारगेट किया मुझे स्पेसिफिक इंडिविजुअल को, ठीक है, या किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को मैलिशियस मेल्स वगैरह से। अब जो लिंक वगैरह वो देगा, अब लिंक वगैरह जब वो देगा तो पार्टिकुलरली क्या होगा कि जब वहां लॉगिन करूंगा मैं, तो लॉगिन करके अपने क्रेडेंशियल्स डालूंगा, क्या करूंगा, अपने क्रेडेंशियल्स डालूंगा, तो वहां पे वो मेरे पासवर्ड वगैरह को पिकअप कर लेगा कि मैं क्या पासवर्ड एंटर कर रहा हूं, व्हाट इज द क्रेडेंशियल आई एम एंटरिंग। तो उसको बोलते हैं स्पीयर फिशिंग, उसको बोलते हैं स्पीयर फिशिंग, किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को टारगेट करना, किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को टारगेट करना, और ऑब्जेक्टिव क्या है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुरा लेना। उसके बाद होता है वेलिंग। वेल का मतलब क्या होता है, बड़ी मछली, वेलिंग मतलब वेल्स, और वेल क्या होता है, समुद्र में सबसे बड़ी मछली। तो यानी कि बड़ी मछली को टारगेट करना अपने को, छोटे मछली को टारगेट नहीं करना, बड़ी मछली को टारगेट करना है। तो बड़े मछली का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में जो सीनियर एम्प्लॉय है या सी लेवल एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय है। तो जो सीनियर एम्प्लॉय है या सी लेवल एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय है, तो ये जो वेलिंग अटैक है ये क्या होने वाला है, एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक होने वाला है, स्पेसिफिकली टारगेटिंग सीनियर और सी लेवल एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज, ठीक है। और पर्पस क्या होगा, पैसे चुराना। पर्पस क्या होगा, पैसे चुराना, या पर्पस होगा इंफॉर्मेशन गेन करना, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गेन करना टू द पर्सन कंप्यूटर इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट फर्दर साइबर अटैक। क्योंकि वो जो सीनियर एम्प्लॉय होगा उसके पास हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्रूशियल इंफॉर्मेशन हो, तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा, अगर उसके सिस्टम को हैक कर लिया जाए, अगर उसके सिस्टम को इंफॉर्मेशन एक्सेस कर लिया जाए, तो उसकी मदद से वो फर्दर साइबर अटैक भी किया जा सकता है। उसकी मदद से हो सकता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में भी साइबर अटैक किया जा सके। तो वेलिंग का मतलब होता है बड़ी मछलियों को टारगेट करो, और स्पीयर फिशिंग का मतलब होता है स्पेसिफिक मछलियों को टारगेट करो। तो स्पेयर फिशिंग का मतलब होता है स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स या स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करो, और वेलिंग का मतलब होता है बड़ी मछलियां। तो आप बड़े एम्प्लॉयज को टारगेट करो, सीनियर एम्प्लॉयज को टारगेट करो, सी लेवल एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज को टारगेट करो। उसके बाद होता है स्मिशिंग, उसके बाद होता है स्मिशिंग। अब स्मिशिंग का मतलब क्या होता है, देखना, स्मिशिंग, स्मिशिंग ये जो नाम है इसमें 3 वर्ड छुपे हुए हैं, एस एम एस,
क्या छुपा हुआ है? SMS। तो इससे पता चल रहा है अपने को कि स्मिशिंग एक टाइप ऑफ फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस है जिसमें टेक्स्ट मैसेजेस भेजा जाता है परपर्टिंग टू बी फ्रॉम रेप्यूटेबल कंपनीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक मैसेज आया, मैसेज में लिखा हुआ है आईसीआईसीआई बैंक, डियर सानिध्य सराफ, योर केवाईसी इज ड्यू, काइंडली क्लिक दिस लिंक, फिल द लिंक, फिल द फॉर्म एंड अपडेट योर केवाईसी, अपडेट योर केवाईसी। ठीक है, तो इस तरीके से लिंक आया वहां पे। तो वहां पे क्या होगा, एक टेक्स्ट एसएमएस आया, एक मैसेज आया, और मैसेज देखकर अपने को क्या लग रहा है? रेप्यूटेबल कंपनी का मैसेज है, रेप्यूटेबल कंपनी का मैसेज है। अब जब मैं लिंक ओपन करूंगा और जब मैं उसमें इंफॉर्मेशन डालूंगा तो वो मेरे उस इंफॉर्मेशन को चुरा लेगा। वो क्या करेगा? मेरे उस इंफॉर्मेशन को चुरा लेगा। तो मान लीजिए अपडेट योर केवाईसी के नाम पे वो मुझे बोलेगा अपना क्रेडिट कार्ड नंबर एंटर कीजिए, अपना डेबिट कार्ड नंबर एंटर कीजिए, अपना अकाउंट नंबर एंटर कीजिए, और जब मैं एंटर करूंगा वो उस इंफॉर्मेशन को चुरा लेगा। तो ये क्या होता है? स्मिशिंग। तो स्मिशिंग में क्या होता है? इंफॉर्मेशन चुराना, बट टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। फ्रॉडुलेंट टेक्स्ट मैसेज भेजना, ये दिखाना कि रेप्यूटेड कंपनी से मैसेज आया है जबकि वो एक फ्रॉडुलेंट मैसेज है। और नाम से पता चल रहा है स्मिशिंग। 3 वर्ड्स इसी के अंदर छुपे हैं, एसएमएस। तो स्मिशिंग का मतलब क्या हो गया? इट्स अ टाइप ऑफ फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग टेक्स्ट मैसेजेस purporting to be from reputable companies in order to induce individuals to reveal personal information such as passwords or credit card numbers. और फाइनली आ गया विशिंग। विशिंग विशिंग विशिंग, वी से वॉइस, वी से वॉइस। तो विशिंग का मतलब हो गया एक वॉइस फिशिंग अटैक, एक वॉइस फिशिंग अटैक। अब यहां पे एक फ्रॉडुलेंट फोन कॉल आ रहा है और दिखाया जा रहा है कि एक रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन से आया है। फॉर एग्जांपल सेम सिनेरियो है, बट यहां पे कॉल आ रहा है कि डियर सर, डियर मैडम, हम आईसीआईसीआई बैंक से बोल रहे हैं और आपका केवाईसी ड्यू है, प्लीज केवाईसी अपडेट करें वरना आपका अकाउंट जल्दी बंद हो जाएगा, या आपका जो अकाउंट है इस पर्टिकुलर तारीख को बंद हो जाएगा। आप इंस्टेंटली अभी के अभी क्या कर सकते हो? केवाईसी अपडेट कर सकते हो। ठीक है, पूरा कस्टमर केयर की तरह कॉल आएगा, फिर बोलेगा केवाईसी अपडेट करने के लिए 1 दबाएं। आप 1 दबाओगे, फिर वो बोलेगा पासवर्ड एंटर करो, ये एंटर करो, वो एंटर करो, तुम सब एंटर कर दोगे। तो वो क्या हो जाएगा? फिशिंग। एक फिशिंग अटैक है, बट यहां पे फ्रॉडुलेंट फोन कॉल यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? फ्रॉडुलेंट फोन कॉल यूज हो रहा है, वॉइस मैसेजेस यूज हो रहा है, और तुमको ऐसा लग रहा है कि रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन से कॉल है। तो ये क्या हो गया? फिशिंग। और फिशिंग 4 टाइप का हो गया। एक हो गया स्पेयर फिशिंग, एक हो गया वेलिंग, एक हो गया स्मिशिंग, एक हो गया विशिंग। स्पेयर मतलब स्पेसिफिक इंडिविजुअल। देखो नाम से पता चल रहा है, स्पेयर, SPE, ये जो 3 अक्षर हैं ये तुमको दिखा रहा है स्पेसिफिक इंडिविजुअल। वेलिंग, वेल, यानी कि बड़ा एम्प्लॉय। स्मिशिंग, नाम से पता चल रहा है SMS। और विशिंग, तो नाम से पता चल रहा है वी फॉर वॉइस। तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत आसान है। तो अगर हम फिशिंग की बात करें तो आप ऐसे याद कर सकते हो, मेरा विश है कि वेल का फिशिंग करना है, मेरा विश है कि वेल का फिशिंग करना है एंड स्मिशिंग करना है, जिसके लिए मैं स्पेयर यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? स्पेयर यूज करूंगा। स्पेयर का क्या मतलब होता है? भाला यूज करूंगा। तो मेरा विश है कि क्या करना है? वेल का फिशिंग करना है एंड स्मिशिंग करना है, जिसके लिए मैं स्पेयर यूज करूंगा। तो फिशिंग के 4 टाइप्स हो गए, एक हो गया विशिंग, एक हो गया वेलिंग, एक हो गया स्मिशिंग, एक हो गया स्पेयरिंग। ठीक है, तो फिशिंग को कैसे याद करोगे? फिशिंग के 4 पॉइंट, कि मेरा विश है कि मैं वेल का फिशिंग करूंगा एंड स्मिशिंग करूंगा, जिसके लिए मैं स्पेयर यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? स्पेयर यूज करूंगा। तो मेरा विश है मतलब विशिंग, वेल मतलब वेलिंग, ठीक है ना, देन स्मिशिंग एंड देन स्पेयरिंग। तो ये क्या हो गया? 4 टाइप ऑफ फिशिंग, 4 टाइप ऑफ फिशिंग। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। उसके बाद आता है स्पूफिंग। उसके बाद आता है स्पूफिंग। स्पूफिंग, स्पूफिंग, स्पूफिंग का मतलब होता है भेष बदल लेना। स्पूफिंग का मतलब होता है भेष बदल लेना। ब्रैकेट में लिखना भेष बदल लेना। ठीक है, जैसे आप वो टीवी सीरीज वगैरह देखते हो ना, तो वो जो नागिन होती है उसके पास शक्ति होती है कि वो अपनी भेष बदल सकती है। तुम्हारे पास भेज बदल के आएगी, तुमको लगेगा तुम्हारा रिलायबल आदमी है, तुम्हारा जाना पहचाना आदमी है, तुम्हारा ट्रस्टवर्दी आदमी है, फिर तुम बातों ही बातों में बहुत सारे इंफॉर्मेशन शेयर कर दोगे, और जबकि वो ट्रस्टवर्दी नहीं था, जबकि वो क्या था? एक अटैकर था, और उसने तुम्हारा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन क्या कर लिया? चुरा लिया। उसने क्या कर लिया? तुम्हारा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चुरा लिया, या वो भेज बदल के आता है वो आदमी, तो तुमको तुम्हारा ट्रस्टवर्दी आदमी लग रहा है, तुम लॉकर का चाबी वगैरह दे देते हो, और वो क्या कर लेता? सारी चीजें चुरा लेता है।
तो स्पूफिंग मतलब ऐसा ही हो गया। तो स्पूफिंग का मतलब क्या हो गया? स्पूफिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें साइबर क्रिमिनल डिस्गाइज कर रहा है अपने आप को एज ए नोन और ट्रस्टेड सोर्स, एज ए नोन और ट्रस्टेड सोर्स। अब इसकी इसकी मदद से क्या हो पा रहा है कि वो जो एडवर्सरी है, मतलब दो वर्ड्स इन्होंने यूज करा है पूरे साइबर अटैक के कॉन्सेप्ट में, साइबर क्रिमिनल एंड एडवर्सरी। दे हैव नॉट यूज द वर्ड हैकर, they have used the word as a cyber criminal or adversary. So in doing so, the adversary is able to engage with the target and access their systems or devices with the ultimate goal of stealing information or extorting money or installing malware or other harmful software. तो यहां भी ऑब्जेक्टिव तो सेम एडवर्सरी का, कि या तो इंफॉर्मेशन चुराना चाहता है, या पैसे हथियाना चाहता है, एग्जॉर्ट करना चाहता है, या मैलवेयर इंस्टॉल करना चाहता है, कोई हार्मफुल फाइल सिस्टम में डालना चाहता है। ऑब्जेक्टिव वही है, बट यहां पे वो क्या कर रहा है, अपने आप को डिस्गाइज कर रहा है एज ए नोन और ट्रस्टेड सोर्स। और प्रैक्टिकली ये दो चीजों से करेगा। प्रैक्टिकली स्पूफिंग दो चीजों से होगा, या तो डोमेन स्पूफिंग होगा या तो ईमेल स्पूफिंग होगा, या तो डोमेन स्पूफिंग होगा या तो ईमेल स्पूफिंग होगा। डोमेन स्पूफिंग मतलब आपने एंटर किया गूगल में ICICIbank.com, आपको ICICI बैंक के वेबसाइट में जाना है और अपने नेट बैंकिंग अकाउंट में क्या करना है, लॉगिन करना है और कुछ पैसे विड्रॉ करने हैं, या नेफ्ट करना है, IMPS करना है, कुछ भी करना है। अब जब आप ICICIbank.com डालोगे तो एक फेक वेबसाइट खुल जाएगा विद द ICICI नेम। एक फेक वेबसाइट खुल जाएगा जिसमें स्पेलिंग वगैरह में कुछ गड़बड़ होगा, बट तुमको दिखने में सेम लगेगा, तुमको दिखने में सेम लगेगा, कलर कॉम्बिनेशन सेम लगेगा, स्पेलिंग सेम लगेगा, कुछ एक आधा वर्ड का डिफरेंस होगा स्पेलिंग में जिसको तुम फिगर आउट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, जिसको तुम वो नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट में FLIPKART.com, तो बस एक अक्षर का डिफरेंस है और एकदम सेम वेबसाइट लग रहा है, सेम वेबसाइट लग रहा है, अंदर का डिजाइन सेम है, सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम। अब जब तुम वो वेबसाइट ओपन करोगे तो तुमको तो वो अपना जेन्युइन वेबसाइट लग रहा है ना, और तुम क्या करोगे, पार्टिकुलरली वहां पे जो भी क्रेडेंशियल्स वगैरह मांगेगा तो वो क्रेडेंशियल्स वगैरह तुम डाल दोगे, उससे पेमेंट वगैरह भी कर दोगे, और प्रैक्टिकली जो क्रेडेंशियल्स डालोगे वो भी सामने वाले को पता चल जाएगा, और जो तुम पेमेंट करोगे अगर तो वो भी किसी गलत बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो उसको बोलते हैं डोमेन स्पूफिंग, फेक वेबसाइट या फेक डोमेन क्रिएट करना और उसके थ्रू फ्रॉड करना, उसके थ्रू साइबर अटैक करना। एक होता है ईमेल स्पूफिंग। तो ईमेल स्पूफिंग का मतलब क्या हो गया कि भाई तुम्हारे पास एक मेल आया, तुम्हारे पास एक मेल आया, और तुम्हारे पास जो मेल आया, अगेन सेम चीज है, तुम्हारे पास जो मेल आया तुमको लग रहा है कि मेल ICICI बैंक से आया, बट वो मेल ICICI बैंक से नहीं आया, वो मेल ICICI बैंक से नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल आदमी है, उसने अपने नाम के आगे लिख दिया sandeep@ICICIbank.com। अब तुमको लगेगा कि वो जो मेल आया है वो ICICI बैंक के किसी एम्प्लॉय की तरफ से आया है, बट वो मेल ICICI बैंक की तरफ से नहीं आया है। तो यहां पे उसने क्या कर दिया, ईमेल स्पूफिंग कर दिया। क्या कर दिया, ईमेल स्पूफिंग कर दिया। अब जब ईमेल स्पूफिंग करेगा, अब तुमको लगेगा मेल ICICI बैंक की तरफ से आया है। अब मान लो उसमें एक अटैचमेंट है, अब तुम अटैचमेंट डाउनलोड करने के लिए जाओगे, अब पता चला तुम अटैचमेंट डाउनलोड कर रहे हो, सेव कर रहे हो, साथ में वायरस आ गया तुम्हारे सिस्टम में, साथ में मैलवेयर आ गया तुम्हारे सिस्टम में। समझ रहे हो ना किस तरीके से हो रही हैं चीजें, कितनी एडवांस लेवल पे हो रही हैं चीजें। तो स्पूफिंग क्या होता है, एक टेक्निक होता है through which a cyber criminal disguises themselves as a known or trusted source. In doing so, the adversary is able to engage with the target and access their systems or devices with the ultimate goal of stealing information, extorting money, or installing malware or other harmful software on the device. इसके टाइप्स क्या क्या हैं, या तो डोमेन स्पूफिंग हो सकता है या ईमेल स्पूफिंग हो सकता है। डोमेन स्पूफिंग इज ए फॉर्म ऑफ डोमेन स्पूफिंग क्या है, एक फॉर्म ऑफ फिशिंग है, जहां पे अटैकर क्या कर रहा है, इम्पर्सनेट कर रहा है ए नोन बिजनेस और पर्सन विथ फेक वेबसाइट और ईमेल डोमेन टू फुल पीपल इनटू द ट्रस्टिंग देम। टिपिकली डोमेन अपीयर्स टू बी लेजिटिमेट एट फर्स्ट ग्लैंस, देख के क्या लगता है एकदम लेजिटिमेट है, बट ध्यान से देखोगे तब पता चलेगा एक अक्षर में कहीं डिफरेंस रहेगा, कोई स्पेलिंग में कोई एक लेटर अलग होगा, बट ए क्लोजर लुक विल रिवील सब्टल डिफरेंसेस। उसके बाद होता है ईमेल स्पूफिंग। अब ईमेल स्पूफिंग क्या होता है, एक टाइप ऑफ साइबर अटैक होता है दैट टारगेट्स द बिजनेस बाय यूजिंग ईमेल्स विद फोर्स्ड सेंडर एड्रेसेस बिकॉज द रिसिप्टेंट trust the alleged sender, because the recipient trust the alleged sender, they are more likely to open to email and interact with its contents such as malicious link or attachment। तो ये हो गया ईमेल स्पूफिंग। फिर आता है अपना आइडेंटिटी बेस्ड अटैक, फिर आता है आइडेंटिटी बेस्ड अटैक। अब आइडेंटिटी बेस्ड अटैक का मतलब क्या होता है, अब मान लो लेट्स से सामने वाले ने
अपने आइडेंटिटी को छुपाकर, सामने वाले ने अपने आइडेंटिटी को छुपाकर एक गलत आइडेंटिटी लेकर तुमसे तुम्हारा लॉगिन आईडी पासवर्ड कहीं एंटर करा लिया। तुमसे क्या करा लिया? तुम्हारा लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर करा लिया। अब हमारे अंदर ना एक फितरत होती है, एक खराब आदत होती है। क्या खराब आदत होती है? आज के टाइम पे अपने को इतना जगह पासवर्ड डालना रहता है, इतना जगह पासवर्ड डालना रहता है अलग अलग अकाउंट्स में, कि अपने कन्वीनियंस के लिए हम हर जगह सेम पासवर्ड यूज कर लेते हैं कि यार सेम पिन नंबर यूज कर लेते हैं, सेम पासवर्ड यूज कर लेते हैं। अब प्रैक्टिकली तुम्हारा हो सकता है एक जगह तुम्हारा क्रेडेंशियल कॉम्प्रोमाइज हुआ है। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक का जो पासवर्ड है वो तुमने कहीं एंटर कर दिया इस तरीके से। अब हैकर के पास तुम्हारा एचडीएफसी का पासवर्ड है या एचडीएफसी के पास तुम्हारा जीमेल का पासवर्ड है। अब हो सकता है कि वो जो जीमेल का पासवर्ड उसके पास है वो तुमने अपने 10 और अकाउंट में यूज कर रखे हो, 10 अलग अलग जगह यूज कर रखे हो, तो वो उसी पासवर्ड को यूज करके क्या करेगा? तुम्हारे अलग अलग अकाउंट में एक्सेस लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी बेस्ड अटैक। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी बेस्ड अटैक कि यूजर क्या करता है, नॉर्मली एक ही पासवर्ड अलग अलग जगह सेव कर लेता है। अब अल्टीमेटली मेरा एक जगह का अगर पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो गया तो उसकी मदद से जो हैकर है वो अलग अलग जगह क्या कर लेगा? बाकी जो रिलेटेड अकाउंट्स हैं उनका भी एक्सेस ले लेगा। तो व्हाट इज आइडेंटिटी बेस्ड अटैक? व्हेन ए वैलिड यूजर्स क्रेडेंशियल्स हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड and an adversary is pretended to be that user. For example, people often use the same ID password across multiple accounts. Thus, possessing the credentials for one account may be able to grant access to other related or unrelated accounts. उसके बाद होता है इंसाइडर ट्रेड्स। अब इंसाइडर ट्रेड्स का मतलब क्या होता है कि यहां पे भैया जो कंपनी का इंसाइडर है ना, हो सकता है कंपनी का कोई करंट एम्प्लॉय या हो सकता है कंपनी का कोई फॉर्मर एम्प्लॉय। तो वो जो इंसाइडर होता है ना, उसको कंपनी का एक्सेस इंफॉर्मेशन पता होता है। तो वो इंसाइडर हो सकता है कंपनी का उस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को यूज करके कोई साइबर अटैक करने की कोशिश करे। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब साइबर अटैक होता है तो वो कंपनी का कोई प्रेजेंट एम्प्लॉय होता है या कंपनी का कोई पास्ट एम्प्लॉय होता है जिसको आपने निकाल दिया था और वो आपसे डिससेटिस्फाइड है, वो आपसे नाराज है, वो खुंदक आपसे निकालने के इंतजार में बैठा है। आपने उसे निकाल तो दिया था बट आप भूल गए कि भैया हमने उस एम्प्लॉय को निकाल दिया बट हमने अपने अकाउंट्स के आईडी पासवर्ड वगैरह चेंज नहीं करे और उन सब का एक्सेस उस एम्प्लॉय के पास है। तो उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेड्स। कि कंपनी का कोई करंट या फॉर्मर एम्प्लॉय क्या कर रहा है? पोज कर रहा है डेंजर टू एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनके पास डायरेक्ट नॉलेज है टू द कंपनीज नेटवर्क, सेंसिटिव डाटा एंड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नेटवर्क का एक्सेस है, सेंसिटिव डाटा का इंफॉर्मेशन है। मान लीजिए कस्टमर डाटा का एक्सेस है। अब कस्टमर डाटा क्या हो गया? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एज वेल एज नॉलेज ऑफ बिजनेस प्रोसेस, कंपनी पॉलिसीज और अदर इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से वो आराम से साइबर अटैक कर पाएगा। उसको एग्जैक्ट पासवर्ड नहीं भी पता है तो उसको कंपनी का पॉलिसी पता है कि जो कंपनी है वो पासवर्ड किस तरीके से बनाता है, क्या पैरामीटर्स को यूज करके बनाता है। तो वो गैस वर्क से क्या कर सकता है? वहां पे साइबर अटैक कर सकता है। इसको बोलते हैं इनसाइडर थ्रेट्स। फिर होता है कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनएस टनलिंग, डोमेन नेम सिस्टम। अच्छा, डीएनएस का मतलब है डोमेन नेम सिस्टम। तो भैया वो डोमेन नेम सर्वर नहीं है यार, डोमेन नेम सिस्टम है, करेक्ट कर लेना, ठीक है। अब बिल्कुल नया चैप्टर है यार, तुम बिलीव नहीं करोगे, इस चैप्टर को तुमको पढ़ाने के लिए मैंने भी 1 हफ्ता पढ़ाई की है। इतना कुछ है, सब कुछ नया है और थोड़ी ना अपन आईटी एक्सपर्ट्स हैं। तो डीएनएस का मतलब क्या है यहां पे? डोमेन नेम सिस्टम। इट इज नॉट डोमेन नेम सर्वर, इट इज डोमेन नेम सिस्टम। तो अब डीएनएस टनलिंग क्या होता है? अब देखना, ध्यान से सुनना। एक होता है डोमेन नेम। फॉर एग्जाम्पल www.apnamentor.com, ये हो गया डोमेन नेम। और एक होता है आईपी एड्रेस। जो आईपी एड्रेस होता है ना, वो लंबा चौड़ा नंबर होता है एकदम, तो वो नंबर याद रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं होता है, ठीक है। एक होता है आईपी एड्रेस। अब प्रैक्टिकली एज ए यूजर तुम डोमेन नेम डालते हो। तुम क्या करते हो? डोमेन नेम डालते हो। और जब तुम डोमेन नेम डालते हो तो जो सर्वर होता है ना गूगल का या जो भी सर्च इंजन तुम यूज कर रहे हो, तो उनका जो सर्वर होता है ना, वो क्या करता है? उस डोमेन नेम से उस आईपी एड्रेस को ट्रैक कर लेता है और तुम्हारे सामने वो साइट खुल जाती है। तो तुमने क्या डाला? डोमेन नेम। अब तुम्हारे डोमेन नेम डालने से
वो उस आईपी एड्रेस को ट्रेस कर लेता है और तुम्हारे सामने वो सर्च इंजन खुल जाती है। क्या क्या खुल जाता है? सर्च इंजन खुल जाता है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डीएनएस टनलिंग। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डीएनएस टनलिंग। लेकिन यहां पे क्या होता है डीएनएस टनलिंग, यहां पे क्या रिस्क है? यहां पे पार्टिकुलरली इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डीएनएस, सॉरी, दैट इज डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम का कॉन्सेप्ट यही होता है कि तुमने डोमेन नेम डाला और सर्वर ने आईपी एड्रेस को ट्रैक करके वो जो डोमेन नेम है, वो जो वेबसाइट है, तुम्हारे सामने खोल दिया। अब टनलिंग का मतलब क्या होता है? टनलिंग का मतलब इस सिक्योरिटी मैकेनिज्म को बाईपास कर देना। इस सिक्योरिटी मैकेनिज्म को क्या कर देना? बाईपास कर देना। bypassing this particular security mechanism, ठीक है ना, bypassing this security mechanism, कि इस सिक्योरिटी मैकेनिज्म को बाईपास करके वो क्या कर रहा है? तुम्हारे सामने गलत डोमेन नेम खुल जा रहा है, तुम्हारे सामने गलत डोमेन नेम खुल जा रहा है। और वहां जब तुम अपना इंफॉर्मेशन वगैरह डाल रहे हो तो तुम्हारा जो डाटा है वो कॉम्प्रोमाइज हो जा रहा है। तुम्हारा डाटा क्या हो जा रहा है? कॉम्प्रोमाइज हो जा रहा है। इसको बोलते हैं डीएनएस टनलिंग। इसको बोलते हैं डीएनएस टनलिंग। तो ये एक टाइप ऑफ साइबर अटैक है that leverages domain name system queries and responses to bypass traditional security measures and transmit data and code within the network. Transmit data and code within the network. ये जो टनल है ये हैकर को एक रास्ता देता है। ये जो टनल है, टनल क्या होता है? एक छुपा हुआ रास्ता। जैसे हम लोग यूज करते हैं ना कि यार एक टनल मिल गया जेल के अंदर कि वो किस तरीके से जेल के बाहर चला जाए। तो ये टनल होता है, जो ये टनल क्या करता है? हैकर को एक रास्ता देता है कि किस तरीके से वो डीएनएस सिस्टम में मैलवेयर छोड़ सकता है। वो किस तरीके से डीएनएस सिस्टम में मैलवेयर छोड़ सकता है और किस तरीके से इस टनल को यूज करके वो डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सट्रैक्ट कर सकता है या बाकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता है। और लास्ट होता है आईओटी बेस्ड अटैक्स, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो प्रैक्टिकली अगर बात करें ना तो हैकर अपना अटैक तभी प्लान कर सकता है अगर तुम्हारा डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब मान लो तुम्हारा डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है, एक वाईफाई से सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होगा, एक वाईफाई से तुम्हारा डिवाइसेस कनेक्टेड होगा। तो मान लो तुम्हारा एक डिवाइस इन्फेक्ट हो गया तो बाकी जो डिवाइसेस सेम इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे ना वो भी एट रिस्क होंगे। बाकी जो डिवाइसेस सेम इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे वो भी एट रिस्क होंगे। इसको बोलते हैं आईओटी बेस्ड अटैक्स। इसको बोलते हैं आईओटी बेस्ड अटैक्स। तो ये क्या होता है? एक साइबर अटैक होता है दैट टारगेट्स ऑन इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस और नेटवर्क्स। एक बार ये कॉम्प्रोमाइज हो गया तो हैकर क्या कर सकता है? पूरे डिवाइस का कंट्रोल ले सकता है या जितना भी ग्रुप ऑफ डिवाइसेस है उन सब का कंट्रोल ले सकता है और डाटा स्टील कर सकता है, डाटा चुरा सकता है, डाटा स्टील कर सकता है, डाटा चुरा सकता है। इसको बोला जाता है आईओटी बेस्ड अटैक्स। तो कुल मिलाकर यहां पे अगर हम बात करें तो 8 टाइप के साइबर अटैक्स होते हैं। तो 8 टाइप के साइबर अटैक्स कैसे याद रखना है वो भी बताया मैंने, और इंडिविजुअली सारे साइबर अटैक्स के बारे में भी हमने डिस्कशन करा है। आई विल रिकमेंड कि ये जो पार्टिकुलर साइबर अटैक्स वाला पार्ट है इसका लेक्चर एक बार दोबारा से देखो, ठीक है ना, एक बार लेक्चर दोबारा से देखो और फिर रिवीजन वीडियो तो देख ही लोगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बट इसका लेक्चर एक बार दोबारा से देखो। तो एक बार ये वाला जो पोर्शन है ना यार दोबारा से देख लो, 5 मिनट के बाद अपन आगे भरेंगे। एक बार सीरीज पार्ट अगेन, या फिर एक काम करो वीडियो को पॉज करो, एक बार रिवाइज कर लो टाइप्स ऑफ साइबर अटैक वाला पार्ट, और फिर अपन क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। सो साइबर थ्रेट्स जो है वो समझ में आ गया। तो कुल मिलाकर 8 टाइप ऑफ साइबर थ्रेट्स है। अब हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साइबर रिस्क के 3 स्टेजेस होते हैं। साइबर रिस्क के 3 स्टेजेस होते हैं। बोला हर ऑर्गेनाइजेशन को अपना साइबर रिस्क एसेस करना चाहिए कि हमारे यहां साइबर रिस्क कितना है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड एसेस इट्स साइबर रिस्क। हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने साइबर रिस्क का अनुमान लगाना चाहिए। उनको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि रैंसमवेयर का डिमांड आ सकता है, मैलवेयर अटैक हो सकता है, कुछ आईटी क्रिमिनल्स हैं जो इस तरीके से आईटी फ्रॉड्स कर सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि कोई आईटी क्रिमिनल हमारे साथ कोई मैलिशियस एक्टिविटी करे, तो इस चीज का उनको असेसमेंट करना चाहिए। उसके बाद उनको क्या करना चाहिए? साइबर रिस्क का इंपैक्ट कंसीडर करना चाहिए कि साइबर रिस्क की वजह से अपने ऊपर कॉस्ट इंकर हो सकता है, अपना डाटा लॉस हो सकता है, अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का चोरी हो सकता है, ठीक है ना, अपना डाटा का मॉडिफिकेशन हो सकता है, रैंसमवेयर डिमांड हो सकता है। तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर करके चलनी चाहिए। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को साइबर रिस्क कंसीडर करना चाहिए। एटलीस्ट जो कॉमन थ्रेड्स हैं हमारे वो कंसीडर करने चाहिए, जिसके अंदर वही कॉमन बातें आएंगी, जैसे रैंसमवेयर का डिमांड आ सकता है, उस चीज को कंसीडर करना चाहिए। कॉमन क्रिमिनल्स, कॉमन आईटी क्रिमिनल्स फिशिंग अटैक्स यूज कर सकते हैं, हैकिंग कर सकते हैं, फ्रॉड वगैरह कर सकते हैं, आईटी फ्रॉड्स कर सकते हैं, इस चीज को कंसीडर करना चाहिए।
जो इनसाइडर्स हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ही इनसाइडर्स हैं, वो मैलिशियस एक्टिविटीज वगैरह कर सकते हैं, उस चीज को भी कंसिडर करना चाहिए। मतलब तुम नॉर्मली बना के भी लिख सकते हो यार, रैंसमवेयर, फिशिंग, स्पूफिंग, वो सारी चीजें कंसिडर करनी चाहिए, कॉमन थ्रेड्स ऑफ ऑल दोस कंसिडर करना चाहिए। उसके बाद स्टेज 2 में क्या आएगा, इंपैक्ट ऑफ साइबर रिस्क। तो साइबर अटैक की वजह से एक नहीं अनेक रिस्क अराइज हो सकता है। साइबर अटैक कैन इंपैक्ट 1, 2 और मोर टाइप्स ऑफ रिस्क। द इंपैक्ट ऑफ अटैक would vary from organization to organization and most importantly attack to attack। ठीक है ना। अब साइबर अटैक का इंपैक्ट क्या हो सकता है, साइबर अटैक का इंपैक्ट क्या हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए कि साइबर अटैक का इंपैक्ट क्या हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो डाटा लॉस हो सकता है, एकदम लॉजिकल है, मतलब याद करने का कुछ है नहीं। डाटा लॉस हो सकता है, रेप्यूटेशन का लॉस हो सकता है, इज्जत भी तो जाएगा ना यार, इसका सर्वर हैक हो गया था। लिटिगेशन कॉस्ट आ सकता है, बिजनेस इंटरप्ट हो सकता है, बिजनेस रुक जाएगा, जैसे डिनायल ऑफ सर्विस में बिजनेस इंटरप्शन हो गया था। रैंसमवेयर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी हो सकती है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी हो सकती है। ब्रीच ऑफ प्राइवेसी हो जाएगा, मान लीजिए आपके कस्टमर्स का डाटा हैक हो गया, तो अगर आपके कस्टमर्स का डाटा हैक हो गया तो आपने तो प्राइवेसी का वादा किया था कस्टमर के साथ, तो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी हो गया। हो सकता है आपके ऊपर कुछ फाइन्स लग जाए, हो सकता है आपके ऊपर कुछ पेनल्टीज लग जाए, कुछ कॉस्ट आपको इंकर करना पड़ जाए, कुछ रेगुलेटरी कॉस्ट इंकर करना पड़ जाए। तो ये सारा क्या है, इंपैक्ट है साइबर रिस्क का। एकदम इजी है, एकदम लॉजिकल है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि साइबर रिस्क किसको इंपैक्ट करता है, आरबीआई को इंपैक्ट करता है। जो साइबर रिस्क है वो किसको इंपैक्ट करता है, आरबीआई को इंपैक्ट करता है। और आरबीआई में क्या हो जाता है, डाटा लॉस हो जाता है। आरबीआई में क्या हो जाता है, डाटा लॉस हो जाता है। तो आर से रेगुलेटरी कॉस्ट हो गया, आर से रैंसमवेयर हो गया, आई से आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट हो गया, देन आई से आपका इंसिडेंट रिस्पॉन्स कॉस्ट हो गया कि मान लो जब इंसिडेंट होगा, जब हैकिंग होगा, तब आप इन्वेस्टिगेशन वगैरह कराओगे, किसने किया था, क्यों किया था, उसका भी कॉस्ट इंकर होगा, तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स कॉस्ट, राइट। उसके बाद बी से ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, बिजनेस इंटरप्शन, तो आर से आपका रेगुलेटरी कॉस्ट हो गया, रैंसमवेयर हो गया, बी से आपका ब्रीच ऑफ प्राइवेसी हो गया, बिजनेस इंटरप्शंस हो गया, आई से आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट हो गया, इंसिडेंट रिस्पॉन्स कॉस्ट हो गया, देन वी हैव डाटा लॉस, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, बहुत सिंपल है। और फाइनली स्टेज 3 क्या होता है, दैट इज मैनेजिंग द साइबर रिस्क, कि साइबर रिस्क को मैनेज कैसे करना है। तो साइबर रिस्क को मैनेज करने के लिए सबसे पहले यह समझो कि साइबर रिस्क है क्या। उसके बाद यह सोचो कि उन रिस्क के अगेंस्ट हमारे कंट्रोल्स क्या होंगे। तो पहले यह सोचो साइबर रिस्क है क्या, फिर यह सोचो कि उन रिस्क के अगेंस्ट हमारे कंट्रोल्स क्या होंगे। हम एंटीवायरस लगाएंगे, हम डाटा का बैकअप लेंगे, है ना, तो हमारा कंट्रोल्स क्या रहेगा। और फिर यह सोचो कि कंट्रोल्स लगाने के बाद भी अपन 100% रिस्क को मिटिगेट नहीं कर पाएंगे, कुछ रिस्क तो बची जाएगा। तो अंडरस्टैंड एक्सेप्टेड रिस्क, तो एकदम लॉजिकल सा चीज है, मैनेजिंग द साइबर रिस्क। तो सबसे पहले मैनेजिंग में क्या सोचना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को कि साइबर रिस्क कितना है, क्या क्या थ्रेट ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है, ठीक है ना। उसके बाद कंट्रोल्स के बारे में सोचना चाहिए, अपने साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम के बारे में सोचना चाहिए कि हमारा साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम कैसा है, ठीक है। वो जो साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम बना है उसको अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के साथ लिंक करना चाहिए। क्या करना चाहिए, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के साथ लिंक करना चाहिए। लेकिन एक चीज बताना, रिस्क असेसमेंट कर लिया, कंट्रोल्स इंप्लीमेंट कर दिए कि 100% रिस्क मिटिगेट होगा, नहीं होगा, तो अंडरस्टैंड करना चाहिए एक्सेप्टेड रिस्क एंड डॉक्यूमेंट करना चाहिए कंपेंसेटिंग कंट्रोल्स। अंडरस्टैंड करना चाहिए एक्सेप्टेड रिस्क एंड डॉक्यूमेंटेड कंपेंसेटिंग कंट्रोल्स। तो इस प्रकार से ये 3 स्टेजेस हो गए कुल मिला के, स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क। एक एक वर्ड की अंडरस्टैंडिंग यहां पे जरूरी नहीं, देखो ये कोर ऑडिट एरियाज नहीं है, दिस आर आईटी एरियाज जो अपने ऑडिट के सिलेबस में है एक चैप्टर में। तो आपको 100% एक एक वर्ड की अंडरस्टैंडिंग जरूरी नहीं है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हेडिंग से याद हो गया, उसके अंदर के 2-3 पॉइंट याद हो गए, मोर देन सफिशिएंट, अपना काम हो गया। उसके बाद आता है साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। अब साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ऑडिटर के एंगल से दिया हुआ है। किसके एंगल से, ऑडिटर के एंगल से, कि ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा कि मैनेजमेंट किस प्रकार से अपने साइबर रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहा है, किस प्रकार से साइबर रिस्क से अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट कर रहा है और किस प्रकार से अपने एसेट्स को सेफगार्ड कर रहा है। तो साइबर रिस्क फ्रेमवर्क के अंदर क्या होगा कि ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा कि मैनेजमेंट किस प्रकार से अपने साइबर रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहा है,
किस प्रकार से प्रोटेक्ट कर रहा है उस रिस्क को, और किस प्रकार से अपने एसेट्स को सेफगार्ड कर रहा है फ्रॉम दोज रिस्क। ऑडिटर इस बात की अंडरस्टैंडिंग लेगा कि अगर एक आईटी अटैक हो जाता है, अगर एक साइबर अटैक हो जाता है, तो मैनेजमेंट कितना तैयार है उस रिस्क को झेलने के लिए। हाउ प्रिपेयर्ड द मैनेजमेंट इज टू झेलिफाई दोज रिस्क, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट प्रिपेयर्डनेस टू डिटेक्ट द रिस्क, क्या मैनेजमेंट उस रिस्क को डिटेक्ट कर पाएगा। एनोमलीज एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू द एडवर्स इवेंट, एनोमलीज एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू द एडवर्स इवेंट, तो क्या मैनेजमेंट उस रिस्क को डिटेक्ट कर पाएगा, ठीक है, और क्या उस रिस्क को रिस्पॉन्ड कर पाएगा, क्या उस रिस्क को रिस्पॉन्ड कर पाएगा। तो ये होता है साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, तो ये होता है साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। जब साइबर सिक्योरिटी की फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो यहां पे कुल मिलाकर आप 5 वर्ड्स दिमाग में रखोगे, 5 वर्ड्स। आइडेंटिफाई, प्रोटेक्ट, डिटेक्ट, रिस्पॉन्ड, रिकवर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है आइडेंटिफाई, फिर क्या है प्रोटेक्ट, फिर क्या है डिटेक्ट, फिर क्या है रिस्पॉन्ड, फिर क्या है रिकवर। तो ये 5 वर्ड्स मेरे साथ बोलोगे। जब हम साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आइडेंटिफाई, उसके बाद क्या करना है सर, आइडेंटिफाई के बाद क्या करना है, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करना है, उसके बाद क्या करना है, डिटेक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आइडेंटिफाई, फिर क्या करना है प्रोटेक्ट, फिर क्या करना है डिटेक्ट। आइडेंटिफाई, प्रोटेक्ट एंड डिटेक्ट, आईपीडी, आइडेंटिफाई, प्रोटेक्ट एंड डिटेक्ट। और फिर क्या है डबल आर, फिर क्या है डबल आर, दैट इज रिस्पॉन्ड एंड रिकवर, रिस्पॉन्ड एंड रिकवर। तो सबसे पहले ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना है कि मैनेजमेंट का जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है, क्या वो साइबर रिस्क को कंसिडर करता है, क्या वो साइबर रिस्क को कंसिडर करता है, क्या एंटिटी अपना पीरियोडिक रिस्क असेसमेंट करता है, क्या एंटिटी अपना पीरियोडिक रिस्क असेसमेंट करता है और साइबर सिक्योरिटी रिस्क को आइडेंटिफाई करता है, क्या मैनेजमेंट अपना पीरियोडिक रिस्क असेसमेंट करता है और साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी रिस्क को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। तो ऑडिटर क्या ले रहा है, इस बात की अंडरस्टैंडिंग ले रहा है, ऑडिटर इस बात की अंडरस्टैंडिंग ले रहा है कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है, पीरियोडिकली रिस्क असेसमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और एक स्ट्रैटेजी बना रहा है कि नहीं टू आइडेंटिफाई साइबर सिक्योरिटी रिस्क। उसके बाद ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ले रहा है कि क्या एंटिटी अपना एसेट का प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहा है, अपने एसेट का प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहा है। क्योंकि जब भी साइबर अटैक होगा तो सबसे ज्यादा जो खतरा होगा वो किसके ऊपर होगा, एसेट के ऊपर होगा, कि एसेट की चोरी हो सकती है, इंटेलेक्चुअल डाटा की चोरी हो सकती है, इंटेंजिबल एसेट्स की चोरी हो सकती है, डाटा की चोरी हो सकती है। तो क्या एंटिटी अपने एसेट को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्या एंटिटी अपने इन्वेंट्री का पीरियोडिकली रिव्यू कर रहा है, अपने इंफॉर्मेशन एसेट्स को सेफगार्ड कर रहा है। उसके बाद ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा कि मैनेजमेंट क्या इस बात को रिव्यू कर रहा है कि साइबर सिक्योरिटी रिस्क की वजह से उनके कंट्रोल्स में फर्क आ सकता है, राइट, that the cyber security risk might affect the internal controls over financial reporting, तो from the governance perspective मैनेजमेंट को रिव्यू करना होगा कि how cyber security risk affects the IC over FR, और अगर एडवर्स इफेक्ट हो जाता है, कोई बंपर साइबर अटैक हो जाता है, कोई एडवर्स इफेक्ट हो जाता है, तो मैनेजमेंट किस प्रकार से अपने डाटा का रिकवरी करने वाला है, ठीक है, मैनेजमेंट किस प्रकार से अपना डाटा का रिकवरी करने वाला है, और मैनेजमेंट के रेवेन्यू रिकॉग्निशन में वो क्या इंपैक्ट देगा, मैनेजमेंट के रेवेन्यू रिकॉग्निशन में उसका कैसा इंपैक्ट आएगा, किस तरीके का इंपैक्ट आएगा। एंड टू डिटरमाइन ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर साइबर सिक्योरिटी इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, टू डिटरमाइन ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर साइबर सिक्योरिटी इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आप इसमें से कोई भी 2 पॉइंट याद कर सकते हो, 2 से 3 पॉइंट याद कर सकते हो। आइडेंटिफाई द रिस्क। अब एक चीज सोचना, पहला पॉइंट क्या था, ऑडिटर डिटरमाइन करेगा वेदर द एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कंसीडर साइबर सिक्योरिटी रिस्क। एंटिटी ने क्या पीरियोडिक रिस्क असेसमेंट किया है और स्ट्रैटेजी बनाई है साइबर रिस्क के अराउंडिंग, ये तो लॉजिकल है। फिर एंटिटी क्या अपने एसेट्स का सेफगार्ड करता है, फिर उसके बाद मैनेजमेंट क्या इस चीज को कंसीडर करता है कि साइबर सिक्योरिटी की वजह से इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। एंड फाइनली टू डिटरमाइन ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर साइबर सिक्योरिटी इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, कि एंटिटी ने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स कर रखी है साइबर सिक्योरिटी की, कि भैया साइबर सिक्योरिटी का जिम्मा किसका है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर का है, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर का है। तो क्या मैनेजमेंट ने जिम्मा फिक्स कर रखा है, बेसिकली क्या ऑर्गेनाइजेशन ने सीआईओ को अपॉइंट कर रखा है, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अपॉइंट कर रखा है,
चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर को अपॉइंट कर रखा है। बिकॉज जस्ट इमेजिन, एक कंपनी ने अगर सीआईओ अपॉइंट नहीं कर रखा, सीआईएसओ अपॉइंट नहीं कर रखा, इसका क्या मतलब है कि मैनेजमेंट ने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट ही नहीं किया फॉर आईटी सिक्योरिटी। मैनेजमेंट ने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट ही नहीं किया है फॉर आईटी सिक्योरिटी। तो ये हो गया स्टेप 1, आइडेंटिफाई द रिस्क। उसके बाद प्रोटेक्ट द रिस्क। तो अब अपने को अंडरस्टैंडिंग लेना है कि एंटिटी ने क्या क्या प्रोसेस इंप्लीमेंट कर रखा है टू प्रोटेक्ट द रिस्क, टू सेफगार्ड देयर एसेट्स, टू सेफगार्ड देयर एक्सेस। ठीक है ना, कि एसेट्स को सेफगार्ड करने के लिए मैनेजमेंट ने क्या क्या कंट्रोल्स लगाया, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए मैनेजमेंट ने क्या क्या कंट्रोल्स लगाया, अगर कल को साइबर अटैक हो जाता है तो उसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट ने एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेनिंग दी है कि नहीं दी है, कि उस सिचुएशन में एम्प्लॉयज को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड दे डू, व्हाट शुड दे डू, क्या प्रॉपर कंट्रोल्स लगाया है कि नहीं मैनेजमेंट ने फॉर डाटा सिक्योरिटी। तो एकदम इजी है, एकदम आसान है, एक बार रीड करते समझ में आता है। तो मैनेजमेंट को क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग लेना है एंटिटी के प्रोसेस का फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए कंट्रोल्स लगाने हैं, फॉर्मल ट्रेनिंग देनी है स्टाफ को, राइट, एंड इफेक्टिव कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करना है। And entity should also have a process and procedures for identifying material, digital / electronic assets on the balance sheet subject to cyber security। तो क्या एंटिटी ने उन एसेट्स को आइडेंटिफाई कर रखा है जिसको साइबर रिस्क से सबसे ज्यादा खतरा है, जैसे कि आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो उसको क्या होगा, साइबर रिस्क से सबसे ज्यादा खतरा होगा। वो एक इलेक्ट्रॉनिक एसेट है जो दिखाई नहीं देता, जिसको साइबर रिस्क से सबसे ज्यादा खतरा है। मान लो फिक्स्ड एसेट है, राइट, मान लो फिक्स एसेट है, बिल्डिंग्स है, लैंड है, तो यार उसको साइबर रिस्क से उतना खतरा नहीं है। बट जो इलेक्ट्रॉनिक एसेट है, जो इंटेलेक्चुअल एसेट है, उसको साइबर रिस्क से ज्यादा खतरा है। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन ने वैसे एसेट्स को आइडेंटिफाई कर रखा है, हैव ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई सच काइंड ऑफ एसेट्स। उसके बाद आता है डिटेक्ट द रिस्क, कि अब एंटिटी ने क्या उस प्रकार के कंट्रोल्स एंड प्रोसीजर्स लगाए हैं कि वो डिटेक्ट कर पाएंगे अपने साइबर रिस्क को, और टाइमली बेसिस में डिटेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि यार सोच के देखो, साइबर रिस्क हो गया, साइबर अटैक हो गया, और पता चला एंटिटी ने डिटेक्ट ही नहीं किया है, और जब तक एंटिटी को पता चला तो भैया साइबर रिस्क ने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद कर दिया, गोइंग कंसर्न खतरे में आ गया। तो जब चिड़िया छुप गई खेत तो पछताने से क्या फायदा। तो क्या होना चाहिए, सिस्टम क्या होना चाहिए कि क्या मैनेजमेंट ने वैसे कंट्रोल्स लगा रखे हैं, प्रोसीजर्स लगा रखे हैं कि साइबर रिस्क टाइमली बेसिस में आइडेंटिफाई हो जाए, डिटेक्ट हो जाए। फिर आता है रिस्पॉन्ड टू द रिस्क, राइट, कि अब मैनेजमेंट रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है। अब मैनेजमेंट रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है, मैनेजमेंट का एक्शन प्लान क्या है, फ्यूचर एक्शन प्लान क्या है, मैनेजमेंट ने लिटिगेशन के कॉस्ट वगैरह को कंसिडर किया है कि नहीं किया, मैनेजमेंट ने इन्वेस्टिगेशन वगैरह कुछ बैठाया है क्या, पता लगाने के लिए कि साइबर अटैक किसने किया है, Who has done the cyber attack, और मैनेजमेंट का फ्यूचर एक्शन प्लान क्या है टू एंश्योर कि आगे कोई ऐसा साइबर अटैक ना हो। तो रिस्पॉन्ड टू द रिस्क। और फिर आता है रिकवरी फ्रॉम द रिस्क, कि भाई अगर एक बार ऐसा साइबर अटैक हो गया तो अपना रिकवरी प्लान क्या है, उसके इंपैक्ट से बाहर निकलने के लिए अपना रिकवरी प्लान क्या है। फॉर एग्जांपल आगे के लिए हमने कुछ इंश्योरेंस प्लान लेने का सोच के रखा है। फॉर एग्जांपल आगे अपने कंट्रोल्स को हम अपडेट करने का सोच रहे हैं, हम अच्छा एंटीवायरस लगाने का सोच रहे हैं। तो आपने किस तरीके से रिकवर करने का सोचा है आगे। तो ये हो गया रिकवर फ्रॉम द रिस्क, ये हो गया रिकवर फ्रॉम द रिस्क, ठीक है ना। तो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की बात करें तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि मैनेजमेंट किस प्रकार से अपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहा है, किस प्रकार से अपने रिस्क को प्रोटेक्ट कर रहा है, किस प्रकार से डिटेक्ट कर रहा है, और फिर फाइनली अगर बात करें तो किस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रहा है और रिकवर कर रहा है। और इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क की बात करें तो यहां पे 4 पॉइंट्स आते हैं कि एंटिटी को पीरियोडिक रिस्क असेसमेंट करना चाहिए, स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए टू आइडेंटिफाई साइबर सिक्योरिटी रिस्क। मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, पीरियोडिकली रिव्यू करना चाहिए इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री किस चीज का, इंफॉर्मेशन एसेट्स का, इलेक्ट्रॉनिक एसेट्स का, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैनेजमेंट को रिव्यू करना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी किस प्रकार से उनके इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अफेक्ट कर रहा है, और अगर सीवियर साइबर अटैक हो गया तो किस प्रकार से वो रिकवर करने वाले हैं, और क्या मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर रखी है फॉर साइबर सिक्योरिटी इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि सीआईएसओ कौन होगा, सीआईओ कौन होगा। उसके बाद प्रोटेक्टिंग द रिस्क, obtaining an understanding of the entity's process for safeguarding of assets subject to cyber security, unauthorized access रोकने के लिए कुछ कंट्रोल्स लगाया है क्या, फॉर्मल ट्रेनिंग स्टाफ को दी है क्या, एंटिटी को क्या अच्छे कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किए हैं क्या, और क्या अपने इलेक्ट्रॉनिक एसेट्स को आइडेंटिफाई किया है क्या। उसके बाद डिटेक्ट द रिस्क सिंपल है, रिस्पॉन्ड द रिस्क सिंपल है, और रिकवर फ्रॉम द रिस्क भी सिंपल है। मेनली यहां पे याद करने का जो मुद्दा है वो आइडेंटिफाई द रिस्क में है और प्रोटेक्ट द रिस्क में है।
ये दो अलग से भी आ सकता है कि साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के तहत मैनेजमेंट कैसे रिस्क को आइडेंटिफाई करेगा, या साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के तहत कैसे रिस्क को प्रोटेक्ट करेगा। तो इसके ऊपर अलग से पॉइंट्स भी आ सकते हैं, बाकियों के ऊपर अलग से पॉइंट्स आना मुश्किल है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक अपना साइबर रिस्क के अंदर कंट्रोल कंसिडरेशंस फॉर साइबर रिस्क। अब साइबर रिस्क के कंट्रोल कंसिडरेशंस की बात करें तो साइबर रिस्क को लेकर हमारे कंट्रोल कंसिडरेशंस क्या होंगे, तो तीन अलग अलग सिनारियोज में दिया हुआ है कंट्रोल कंसिडरेशंस। पहला कंट्रोल है ओवर वेंडर सेटअप एंड मॉडिफिकेशन। देखो लॉजिकली एक चीज समझो कि जब ऑर्गेनाइजेशन अपने क्रिटिकल वेंडर्स को पेमेंट करते हैं, क्या करती हैं, वेंडर्स को पेमेंट करती हैं, तो वहां पे एक रिस्क होता है। वहां पे क्या एक रिस्क होता है, मान लीजिए लेटस से एक वेंडर है, एक वेंडर है जिसे रेगुलरली अपन माल मंगाते हैं और उसको पेमेंट करते हैं, और वेंडर का जो भी अकाउंट डिटेल्स वगैरह है सब कुछ हमारे मास्टर डाटा में स्टोर्ड है, मास्टर डाटा में सेव्ड है। अब मान लो हैकर ने क्या किया, वेंडर का अकाउंट डिटेल्स चेंज कर दिया, वेंडर की कुछ डिटेल्स वगैरह शेयर कर दी। अब आपको लग रहा है कि आप वेंडर को पेमेंट कर रहे हो, लेकिन पेमेंट वेंडर को नहीं जा रहा, पेमेंट हैकर को जा रहा है, ठीक है ना। तो दैट इज अ बिग रिस्क इन्वॉल्व आउट देयर, दैट इज अ बिग रिस्क इन्वॉल्व आउट देयर। तो कंट्रोल्स ओवर वेंडर सेटअप एंड मॉडिफिकेशन, कंट्रोल्स अराउंड वेंडर सेटअप एंड मॉडिफिकेशन। तो जो भी आपका ऑथराइज्ड वेंडर है, हो सकता है ऑथराइज्ड वेंडर के थ्रू पेमेंट रिक्वेस्ट ना आकर फिशिंग टेक्निक यूज करके जो आपका हैकर है, जो आपका साइबर क्रिमिनल है, वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, पेमेंट के लिए। आप उसे जेन्युइन वेंडर समझ रहे हो कि जेन्युइन वेंडर का रिक्वेस्ट आ गया, आपने पेमेंट कर दी, राइट, और अकाउंट डिटेल्स उसने क्या कर दिया, वहां पे ऑल्टर कर दिए, एडिट कर दिए। अब इसी चीज के रिगार्डिंग कंट्रोल्स अपने को चेक करने हैं, कंट्रोल्स अराउंड वेंडर सेटअप एंड मॉडिफिकेशन। देखना बहुत लॉजिकल है, बहुत आसान है। सर्टेन साइबर स्कीम्स exist in which changes to bank account or other critical vendor information are requested through email phishing scams by individuals purporting to be authorized vendor personnel। तो अब देखना यहां पे जो सबसे क्रुशियल होगा ना, वो होगा वेंडर का मास्टर डाटा। ये वेंडर का मास्टर डाटा क्या है, जहां वेंडर की सारी डिटेल्स दी हुई है। तो अल्टीमेटली वेंडर के मास्टर डाटा में जो भी डिटेल्स दी गई है, पेमेंट उसी डिटेल्स में होना है। तो दिस इज द मोस्ट क्रुशियल थिंग। अगर ये वेंडर मास्टर डाटा ऑल्टर हो गया, अगर इस वेंडर मास्टर डाटा में चेंजेस हो गया, अनऑथराइज चेंजेस हो गए, तो यहां पे हो सकता है कि सर बहुत बड़ा रिस्क आ जाए, पेमेंट हैकर को चले जाए। तो यहां पे कंट्रोल्स अराउंड वेंडर सेटअप एंड मॉडिफिकेशन में किन चीजों का ध्यान रखना है, सबसे पहले कि ये जो वेंडर मास्टर डाटा है, इसमें चेंजेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वेंडर मास्टर डाटा में चेंजेस करने की जिम्मेदारी किसकी है, किसके पास वो ऑथोरिटी है कि वो वेंडर मास्टर डाटा में चेंजेस कर सके, और ये जो प्रोसेस है सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है, इज दिस प्रोसेस सेंट्रलाइज्ड और इज दिस प्रोसेस डिसेंट्रलाइज्ड। उसके बाद अगर बात करें कम्युनिकेशन मोड क्या है यूज टू रिक्वेस्ट चेंजेस टू वेंडर मास्टर डाटा, मतलब हमने कुछ तो प्रोसेस बना रखा होगा ना कि वेंडर जब हमें मेल करेगा, मेल करके रिक्वेस्ट करेगा, इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो मेल के बेसिस में अपन क्या करेंगे, वेंडर के अकाउंट डिटेल्स चेंज करेंगे। तो व्हाट इज द कम्युनिकेशन चैनल, व्हाट इज द कम्युनिकेशन चैनल, है ना। इफ यस, इफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज इनेबल्ड फॉर ईमेल। अब हो सकता है वहां पे वो टेक्निक्स यूज करके वो क्या कर रहे हैं, टेक्निक्स यूज करके वो ईमेल को क्या कर रहे हैं, पर्सोनेट कर रहे हैं, फॉल्सिफाई कर रहे हैं, फ्रॉड मेल आईडी यूज करके मेल कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि वेंडर का मेल आईडी है, जबकि वो वेंडर का मेल आईडी नहीं है। तो सिर्फ मेल आते ही आप पेमेंट कर दो, वो सिस्टम नहीं होना चाहिए, वहां मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वेंडर का मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड अपने पास, वेंडर के पास एक ओटीपी जाएगा, अपन वेंडर से उसका कंफर्मेशन लेंगे, तो ऐसा कोई भी सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद जब भी वेंडर मास्टर डाटा में चेंजेस होगा, जब भी वेंडर मास्टर डाटा में चेंजेस होगा, तो चेंजेस करने के लिए कौन से सिस्टम एंड कौन से टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा। जब भी वेंडर मास्टर डाटा में चेंजेस होगा, तो चेंजेस करने के लिए कौन से सिस्टम एंड कौन से टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा। एकदम लॉजिकल, एकदम आसान है। तो सबसे पहले हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग चेंजेस टू वेंडर मास्टर डाटा। उसके बाद क्या कम्युनिकेशन मीडियम रहेगा दैट इज यूज्ड टू रिक्वेस्ट चेंजेस फॉर वेंडर मास्टर डाटा।
क्या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड है कि नहीं है, वेंडर मास्टर डाटा में अगर चेंजेस करने हैं तो उसके लिए क्या सिस्टम्स एंड क्या टेक्नोलॉजीज यूज की गई है, एंड क्या ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स डिफाइन किए गए हैं टू वेरीफाई मॉडिफिकेशंस टू वेंडर मास्टर डाटा। तो जब भी मॉडिफिकेशन होगा वेंडर मास्टर डाटा तो क्या क्या ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होगा, क्या उसको डिफाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल वेंडर का मेल आएगा तो सिर्फ मेल के बेसिस में डिटेल चेंज नहीं होगा, वेंडर को कॉल जाएगा कि आपने ऐसा कोई मेल किया था क्या, उसके बाद उस पर्टिकुलर फोन नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी भी चाहिएगा। तो इस तरीके से क्या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन किया था, क्या ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स डिफाइंड है क्या टू वेरीफाई मॉडिफिकेशन टू वेंडर मास्टर डाटा। सोचो सोचो सोचो, अगर ऐसा कोई ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल नहीं होगा, ऐसा कोई सिस्टम टेक्नोलॉजी नहीं होगा, सिर्फ वेंडर का मेल आया उसके बेसिस में अपन ने अकाउंट डिटेल्स चेंज कर दी और पेमेंट कर दी, तो यार वहां तो यार बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है कि हो सकता है एक फॉल्स मेल आईडी से साइबर अटैकर ने क्या कर दिया, वेंडर को पर्सोनिफाई करके मेल भेज दिया और आप क्या कर रहे हो, उसके अकाउंट में पे कर दे रहे हो अकाउंट डिटेल्स चेंजेस करके, तो वहां पे एक बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है। अगला जो कंट्रोल है दैट इज कंट्रोल अराउंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स। तो आपको पता है सर जबकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स होता है ना, वहां भी एक बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है, सेम वही फिशिंग वाला रिस्क इन्वॉल्व है ना। हो सकता है सामने वाला पर्सोनाइड कर रहा है कि मैं कोई और हूं और सामने वाला आपको बहला फुसलाकर पर्सोनेट करके मैं कोई और हूं और क्या कर ले रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट ले रहा है। तो वहां पे क्या बोला जा रहा है कि जो भी बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा ना फॉर वायर ट्रांसफर्स, जो भी बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा ना फॉर वायर ट्रांसफर्स, मतलब जिस भी बंदे को ऑर्गेनाइजेशन में अपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर का जिम्मा दिया है, क्या वो बंदा एजुकेटेड है ऑन रेलिवेंट थ्रेड्स, मतलब उसको सारे थ्रेड के बारे में पता है कि नहीं है, कि किस तरीके से पर्सोनिफिकेशन हो सकता है, किस तरीके से सामने वाला भेज बदल कर पेमेंट का रिक्वेस्ट कर सकता है, किस तरीके से पेमेंट का एक फॉल्स रिक्वेस्ट आ सकता है, तो वो सारा कुछ उसे पता है कि नहीं है। बिफोर इनिशिएटिंग पेमेंट सबसे पहले उसे सामने वाले पार्टी का जो डिटेल्स है उसे वेरीफाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन करना चाहिए। तो मतलब जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबल है ना ट्रांसफर के लिए, वो एजुकेटेड है सारे थ्रेट्स के बारे में, उसको पता है कि भैया ऑनलाइन ट्रांसफर में क्या क्या थ्रेट इन्वॉल्व है। दोबारा से सेम पॉइंट कि ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स डिफाइन किया गया है कि नहीं टू वेरीफाई वायर ट्रांसफर रिक्वेस्ट। सेम चीज यहां पे था वेंडर वाले पॉइंट पे, वेंडर सेटअप वाले पॉइंट पे, कि आर ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स डिफाइन टू वेरीफाई मॉडिफिकेशंस टू वेंडर मास्टर डाटा। कि कोई भी ट्रांसफर रिक्वेस्ट आएगा, यहां पे वेंडर भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, तो कॉल बैक प्रोसीजर होना चाहिए, ओटीपी बेस्ड प्रोसीजर होना चाहिए। एंड क्या सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज यूज किया जा रहा है टू फैसिलिटेट द रिक्वेस्ट ऑब्लिक इनिशिएशन ऑब्लिक ऑथराइजेशन एंड रिलीज ऑफ वायर ट्रांसफर। तो जब भी पैसा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर होता है तो उसका क्या सिस्टम यूज हो रहा है, क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, क्या प्रोसेस यूज हो रहा है, वो सारा कुछ अपने को चेक करना चाहिए। तो एक तरीके से आप देखो तो कंट्रोल्स अराउंड वेंडर सेटअप एंड मॉडिफिकेशन, इसमें ये जो आखिरी के 2 पॉइंट है ना, व्हाट सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड एंड आर द ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स डिफाइंड, ये सेम 2 पॉइंट कॉपी पेस्ट यहां भी है कंट्रोल्स अराउंड द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स। ठीक है, सेम 2 पॉइंट यहां भी है। और जो पहला पॉइंट यहां पे था, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग चेंजेस टू वेंडर मास्टर डाटा, उसी का मिलता जुलता पॉइंट यहां भी है कि जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स, क्या वो बंदा एजुकेटेड है ऑन रेलिवेंट थ्रेड्स। कि जो भी बंदा रिस्पॉन्सिबल है फॉर वायर ट्रांसफर ऑफ फंड्स, क्या वो बंदा एजुकेटेड है ऑन रेलिवेंट थ्रेड्स। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तीसरा हो गया कंट्रोल्स अराउंड पैच मैनेजमेंट। अब ये क्या हो गया सर, ये क्या बला आ गई, कंट्रोल्स अराउंड पैच मैनेजमेंट। तो पैच मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पैच मैनेजमेंट। तो पैच मैनेजमेंट का मतलब होता है यहां पे कुछ ऐसे एरियाज जहां इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, कुछ ऐसे एरियाज जहां पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है। मतलब सिस्टम में कुछ ऐसे एरियाज हो सकते हैं जहां पे हैकर को मौका मिल जाएगा सिस्टम को अटैक करने का। तो कुछ ऐसे एरियाज हो सकते हैं सिस्टम के अंदर इनबिल्ट जहां हैकर को मौका मिल जाएगा सिस्टम को अटैक करने का, ठीक है ना। और वो तो उन्हीं वर्नरेबिलिटीज को एक्सप्लोर करने का मौका ढूंढ रहा होगा। तो इस पैच मैनेजमेंट के रिस्क को दूर करने के लिए एंटिटी को रन करना होता है पैच मैनेजमेंट प्रोग्राम। क्या करना होता है, पैच मैनेजमेंट प्रोग्राम। जैसा आप कभी कभी देखते हो काफी लोग क्या करते हैं या काफी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, डेली बेसिस में उनका एंटीवायरस स्कैन होता है। डेली बेसिस में वो प्रॉपर ओरिजिनल एंटीवायरस लेकर रखते हैं सबसे पहले, वो तुम्हारी तरह पायरेटेड एंटीवायरस लेके नहीं रखते। और डेली बेसिस में उनका क्या हो रहा होता है, एंटीवायरस स्कैन हो रहा होता है। तो डेली बेसिस में वो क्या कर रहे होते हैं, वर्नरेबिलिटी स्कैन कर रहे होते हैं डेली बेसिस में,
ठीक है, तो वो क्या है, वो पैच मैनेजमेंट के अराउंड कंट्रोल है, वो पैच मैनेजमेंट के अराउंड कंट्रोल है कि भैया अगर सिस्टम में कहीं कुछ ऐसा एरिया रह गया जहां पे कंट्रोल वीक है, जहां पे हैकर यूज करके क्या कर सकता है, उस वर्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकता है, तो अगर डेली अपन एंटीवायरस स्कैन रन करेंगे तो उसके वीकनेस के बारे में अपने को टाइम रहते पता चल जाएगा। तो यहां क्या होगा, डज द एंटिटी हैव ए पैच मैनेजमेंट प्रोग्राम। सॉरी यार वो थोड़ा सा गला बैठ गया है तो उसकी वजह से गले में बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। डज द एंटिटी हैव ए पैच मैनेजमेंट प्रोग्राम। दूसरा, डज द एंटिटी रन पीरियोडिक वर्नरेबिलिटी स्कैन्स टू आइडेंटिफाई मिसिंग ऑब्लिक अनअप्लाइड पैचेस। तो जो भी ऐसे एरियाज है जहां कंट्रोल्स वीक है तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या एंटिटी वर्नरेबिलिटी स्कैन्स रन करती है। एंड हाउ इज द एंटिटी नोटिफाइड ऑफ पैचेस बाय द एक्सटर्नल वेंडर्स। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब मान लीजिए लेट अस से कभी कभी कंपनी क्या करती है, कोई सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी से परचेज करती है, तो अगर कंपनी सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी से परचेज करती है तो अगर उसके अंदर कोई वर्नरेबिलिटी आती है, तो उसके अंदर कोई रिस्क आता है, तो आइडियली द थर्ड पार्टी इज सपोज टू इन्फॉर्म कि भैया यहां पे कुछ कंट्रोल में वीकनेसेस है, यहां पे कुछ कमजोरियां हैं, कुछ वर्नरेबिलिटी है, आपको सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की नीड है। तो नॉर्मली क्या होता है यार, जैसे एग्जांपल दिया है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट लिया फॉर एग्जांपल विंडो पेजेस के लिए, तो अगर वहां पे कुछ भी अपडेट की नीड है तो वहां पे माइक्रोसॉफ्ट इन्फॉर्म करता है आपको कि अपना विंडोज तुरंत अपडेट कर लो वरना सिस्टम आपका वर्नरेबल हो सकता है। तो अगर आपने एक्सटर्नल वेंडर से कुछ परचेज वगैरह किया है तो क्या एंटिटी को पेचेस के बारे में नोटिफाई किया जा रहा है, यानी एक्सटर्नल वेंडर क्या एंटिटी को पेचेस के बारे में बता रहा है। तो ये क्या हो गया, कंट्रोल्स अराउंड पैच मैनेजमेंट, कंट्रोल्स अराउंड पैच मैनेजमेंट। तो एकदम सिंपल है, कंट्रोल कंसिडरेशंस फॉर साइबर रिस्क। सबसे पहले कंट्रोल अराउंड वेंडर सेटअप एंड मॉडिफिकेशन, फिर बोला वेंडर छोड़ो, वेंडर के अलावा कोई भी जब भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स होता है तब कैसा कंट्रोल रहेगा, एंड कंट्रोल्स अराउंड पैच मैनेजमेंट। जो पहला दो एरिया है, कंट्रोल्स अराउंड वेंडर सेटअप एंड मॉडिफिकेशन एंड कंट्रोल्स अराउंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स, आप देखते हो एकदम मिलता जुलता है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन वहां भी है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन यहां भी है, खाली वहां क्या है कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर मेकिंग चेंजेस टू वेंडर मास्टर डाटा, और यहां क्या है कि जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है क्या वो एजुकेटेड है ऑफ द थ्रेट्स। ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स वहां भी है, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स यहां भी है, सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज वहां भी है, सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज यहां भी है। तो ये तीन कॉमन पॉइंट भी याद कर सकते हो। एंड कंट्रोल्स अराउंड पैच मैनेजमेंट, कि क्या एंटिटी का खुद का पैच मैनेजमेंट प्रोग्राम है, क्या एंटिटी क्या करती है, पीरियोडिक vulnerability scans रन करती है to identify missing oblique unapplied patches, and how is the entity notified of patches by the external vendors। तो ये अपना बहुत बढ़िया टॉपिक था साइबर ऑडिट का, साइबर रिस्क का, और रिमोट ऑडिट ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया पहले ही, ठीक है ना। देखो यार चैप्टर लंबा है, चैप्टर लेंथी है, उसका कोई उपाय नहीं है, वी हैव टू डू इट, बट कोशिश की है तुम्हारे लिए जितना हो सके उतना सिंप्लीफाइड मैनर में चैप्टर को प्रेजेंट किया जा सके। तो यहां पे हमारा खत्म होता है टॉपिक नंबर 5, दैट इज असेसिंग साइबर रिस्क इंक्लूडिंग द रिमोट ऑडिट्स।